सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का, साथियों का, श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के रविवारीय सहज चर्चा के अंक में, रविवारीय सहज चर्चा के इस अंक में आज हम लेकर आए हैं राम कुमार पीटीआई, जो सड़क यातायात के माहिर हैं, विशेषज्ञ हैं, और ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए कि हम इसकी जानकारी रखें। तो इनविटेशन मैंने भेज दिया है, ऐड कर दिया है। थोड़ी ही देर में हमारे साथ श्री राम कुमार जी पीटीआई जुड़ने वाले हैं। सुंदर सिंह सोनी गुड इवनिंग कह रही है। राम कुमार पीटीआई हाजिर हो गए हैं। प्रणाम सर, नमस्कार। बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। श्री राम कुमार जी पीटीआई उपस्थित हो गए हैं। आज दिन में हमने काफी मेहनत मशक्कत की, लेकिन जुड़ गए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब ज्यादा समय हमें जुड़ने में नहीं लगा। तो आपकी आज्ञा हो तो कार्यक्रम आज का शुरू करें। सबसे पहले तो मैं रविवारीय सहज चर्चा के इस मंच पर आपका अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सम्मान पूर्वक आपको इनवाइट किया, आपने उसे स्वीकार किया। इसके लिए हम आभारी हैं आपके, क्योंकि बेशक आप अध्यापन कार्य करते हैं और बाकी गतिविधियां भी हैं, लेकिन जो सड़क यातायात से संबंधित आपकी विशेषता है वो निश्चित रूप से क्या है कि अलग हटकर के एक बहुत ही बड़ा आपने एक आयोजन किया है। बहुत जगह पर आपने सेमिनार किए हैं और लोगों को सड़क यातायात के बारे में जागरूक किया है। तो मैं जोगा सिंह कैत आपका अभिनंदन करता हूं सभी दर्शकों के साथ। और काफी दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, आज के कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी, ताकि हमारे श्रोतागण भी इसको जान ले। ये आपका कोई इंटरव्यू मैं नहीं ले रहा, कोई साक्षात्कार नहीं है, ये सहज चर्चा है। आपको कहीं भी बहुत जगह इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ी होगी, उसमें क्या है कि एक निश्चित प्रश्नावली होती है, निश्चित आपके उत्तर होते हैं, लेकिन इस मंच पर जो सहज चर्चा का है, इसमें आप अपने मन की बात, वो सब कुछ जो आप अभी तक नहीं बता पाए हैं, खुलासा नहीं कर पाए हैं, और जो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये बहुत चीजों का टाइमिंग का खासकर ध्यान रखना पड़ता है आपको। और देखिए कि एक रिकॉर्ड बताता है कि एक्सीडेंट होने में सिर्फ 10 सेकंड का समय लगता है, ऐसा पढ़ने में आया था। और 10 सेकंड हमारे जीवन के लिए और सामने वाले के जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर एक्सीडेंट बच जाता है तो हमें अपने 10 सेकंड भी बचाने हैं और अगले के भी 10 सेकंड बचाने हैं। और क्योंकि आजकल सड़कों का जाल बिछा हुआ है, गाड़ियां हर व्यक्ति के पास हैं, घर में अगर 5 प्राणी हैं तो पांचों के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं। तो इस ऐसी स्थिति में ध्यान नहीं रखा जाता कि सड़क के नियम कायदे क्या है। एक बार गाड़ी हाथ में आ गई, थोड़ी सी चलाने आ गई और नहीं निकले। और ये नहीं ध्यान रखते कि जो सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात मैं अपने मन से बोल रहा हूं, वो ये है कि वो ये समझते हैं कि सड़क के ऊपर तो मैं अकेला ही हूं, सड़क के ऊपर तो मैं अकेला ही हूं और कोई है ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है जो रोड के ऊपर चलते हैं, चाहे वो कार में, जीप में, किसी और प्रकार की गाड़ी में अगर जाते हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कि मैं अकेला ही हूं और तो कोई है ही नहीं। ये हमारी भूल कोई ना कोई हादसा करवा देती है। तो मैं इसलिए संक्षिप्त जानकारी आपके लिए श्रोताओं को दे रहा था, ताकि हमारे थोड़े श्रोतागण और भी जुड़ जाएं। ध्रुवराज जी भी द्वारा जुड़ गए हैं, संदीप कुमार जी भी जुड़ गए हैं, सब आपको नमस्कार कहते हैं। और
कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में आप ट्रैफिक पुलिस में हैं। नहीं, ट्रैफिक पुलिस में तो नहीं है, आप अध्यापन का कार्य करते हैं, पीटीआई है स्कूल में, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी राम कुमार जी पीटीआई हमारे समक्ष है। और अब मैं, काफी संख्या हो गई है हमारे दर्शकों की, तो राम कुमार जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा जी सर। कि आप अपना वक्तव्य, जो मन की बात है, दिल की बात है, वो सारी आप हमारे दर्शकों के समक्ष रखें, ताकि रोड के ऊपर चलते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान नहीं भी रखना है, उन सभी बातों की जानकारी हमारे दर्शकों के सम्मुख रखें, क्योंकि ये बहुत ही जीवन उपयोगी जानकारी होगी हमारे दर्शकों की। और दर्शकों से मेरा निवेदन रहेगा कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने हर दोस्त मित्र रिश्तेदार के पास इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भिजवाएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन उपयोगी, जीवन को बचाने वाली सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए राम कुमार जी बहुत जानकारी लेकर के आए हैं। और मैं अब आमंत्रित करूंगा श्री राम कुमार जी को, सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें। स्वागत है सर। पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और दर्शकों को यथा योग्य नमन करता हूँ। एक बहुत बड़ा मंच उपलब्ध करवाया है आपने, और इस कार्य में सहयोग किया है प्रेम कुमार जी मंडा पीटीआई जी। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक पुनीत कार्य के लिए उन्होंने मंच उपलब्ध करवाया। तो जोगेश सिंह जी, बहुत ही सेंसिटिव विषय है। जैसे आपने सड़क सुरक्षा का कहा, कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि हम इतने बड़े हो गए हैं और इतनी आयु प्राप्त कर ली है, इतनी सेवा ले ली है, अब हमें सड़क सुरक्षा के बारे में कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी ही भावना मेरे मन में भी आई जब मुझे सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के तत्वाधान में, उसकी एक रोड सेफ्टी विंग है, उसके तत्वाधान में रोड सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए आदेशित किया गया। हम अजमेर स्टेट कैंप करवा के आए थे टूर्नामेंट, और जस्ट फिर ऑर्डर आ गया तो हमें ऐसे लगा जैसे हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन फिर कुछ हर ब्लॉक से उसमें 2-2 पीटीआई लिए गए थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, 4 जिलों से उन्होंने एक बार बुलाया था। 100 कैंडिडेट थे टोटल। तो फिर मन बना के चलो फिर जाए आते हैं, घूम आते हैं, इसी मन से गए थे हम। लेकिन हम वहाँ गए, वहाँ हमारे जो ट्रेनिंग देने वाले थे डॉक्टर प्रेरणा सिंह चंद्रावत और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़, जो वर्तमान में डीटीओ है भीलवाड़ा, और आदित्य जी, और बहुत उनकी टीम, बहुत सानिध्य। हम जब उस प्रवेश किया वहाँ, और हम गफलत में ही थे, हमारी मस्ती में थे कि हमें कुछ नहीं करना है, टाइम काट के आना है। लेकिन हम जब गए और वहाँ के लेक्चर अटेंड किए, तब पता लगा कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमारा जो ज्ञान है वो शून्य है, अर्ध सत्य है। फिर हमने मतलब 9 से 5 का मतलब 9 से 5 है, और 1 मिनट भी मिस नहीं किया हमारे साथियों ने। बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हमने ली। जब ट्रेनिंग लेके आए तो मन में विचार था कि इतनी अच्छी अपने को ट्रेनिंग मिली है, लेकिन इसका हम उपयोग क्या कर रहे हैं? अपने सिर्फ अपने स्कूल के बच्चे को बता दिया, इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, या मैं खुद अपने ज्ञान को समेट के बैठ जाऊं तो भी फायदा नहीं होने वाला है। और इससे पहले एक बात बता दूं, मैं 2009 के अंदर एक बार बाइक से जा रहा था, ननियाल जा रहा था, तो सीलवाड़ी के पास हेलमेट लगा हुआ था। हेलमेट भी मैं मेरे साथी का मांग के ले गया था, रामलाल जी का। तो वो हेलमेट अच्छा था सौभाग्य से। और एक तूड़ी का भरा हुआ ट्रक, तूड़ी जानते हो, भूसा, बहुत बड़ा, उस समय वो रोड बनी हुई नहीं थी और पूरी पेड़ों से घिरा हुआ रोड थी। तो एक रस्सा टूटता हुआ नजर आया। वो रस्सा टूटता हुआ 1 बीघे दूर से मैंने उस ट्रक को देख लिया, और वो ट्रक मेरी जगह आ गया और मैं उसकी जगह गया। तो ऊपर से एक बहुत बड़े पेड़ की टहनी थी, लंबी 15-20 फुट, उसकी पूरी की पूरी वो टूटी और टूट के मेरे सर के ऊपर गिरी। उस समय सौभाग्य से मेरे हेलमेट लगा था, एकदम ऐसे जोर से जैसे मुक्का लगता है वैसे लगा मेरे। बाइक 50 की स्पीड थी, 50-55 की। जैसे एक बार झटका लगा, आंख बंद हुई, फिर आंख खुली तो बाइक है उतर के पेड़ों की तरफ जा रहा था।
मैंने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया, बाइक को, और रोक लिया और पूरी रोड जाम हो गई। मैंने कहा अगर ये हेलमेट नहीं होता तो आज अपना तो काम हो गया होता, आज इतिहास बन चुके होते, घर वाले भी भूल चुके होते, ऐसी कंडीशन थी वो। लेकिन उसके बाद में मैंने उस हेलमेट को धन्यवाद किया, देने वाले को, लेने वाले को, क्योंकि मेरे पास घटिया हेलमेट था उस समय, उसके पास नया हेलमेट था। मैंने कहा यार मेरे को टूर करना है तेरा हेलमेट, साथी स्टाफ से उसने मजाक बना के ले जा, कोई बात नहीं। तो वो मेरी जान बची। और उसके बाद मुझे सौभाग्य से ट्रेनिंग मिल गई। तो मैंने सोचा भी अपना तो ये नवा जीवन है, तो क्यों न जो सीखा है वो बांटा जाए। उसके अकॉर्डिंग तो मैंने ये रोड सेफ्टी ट्रेनिंग की। और फिर सर्वप्रथम मुझे मौका दिया, ग्रामोत्थान विद्यापीठ में मैं बीएड कर रहा था। वैसे तो वो बीएड मेरे प्रोफेशनल लाइफ के लिए कोई काम नहीं आई, क्योंकि मैं फिजिकल टीचर हूँ, शारीरिक शिक्षक हूँ। लेकिन एक एजुकेशन बढ़ाने के लिए मैंने वो शिक्षा ली थी। और उस समय वहाँ डॉक्टर संदीप शर्मा, डॉक्टर धर्मवीर जी बेनीवाल वो थे। उनको कहा मैं एक ऐसी ट्रेनिंग करके आया हूँ, मुझे मौका दो इन बच्चों के सामने मेरे प्रस्तुति देने का। तो 100 बच्चे थे वहां पर लगभग। तो उन्होंने मेरे को मौका दिया और वो मौका इतना बढ़िया रहा, और वो प्रेजेंटेशन के वो इतने प्रभावित हुए कि उस कैंपस में 2nd ग्रेड टीचर प्लस 1st ग्रेड जो प्रिंसिपल के जो लीडरशिप कोर्स होते हैं वो चल रहे थे। उन्होंने मेरे को सब कैंपों में अलाउ किया कि आप यहाँ पर अपना रोड सेफ्टी पे ध्यान देंगे। वो एक मेरा पहला चरण था। फिर हौसला बढ़ता गया, फिर कॉलेजों में, फिर स्कूलों में, जहां भी जो कोई बुलाए हम एक कॉल पे वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। अब मैं बात आता हूँ मुख्य मुद्दे पर। साथियों, मैं कमेंट आपके पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जवाब लास्ट में दूंगा, ये मेरा अनुरोध है। और फिर क्या हुआ, ये जो रोड सेफ्टी की ट्रेनिंग ली उसके बारे में मैं सिंपल सी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। वो बात बताने की आवश्यकता नहीं जो मुझे पता नहीं। मेरा मकसद ये था, ये अपना मकसद ये था कि ऐसी बातें जो पता नहीं है, जिसके अभाव में दुर्घटना हो जाए, और फिर कहेंगे अगर मुझे ये पता होता तो मेरी जान बच जाती। बिल्कुल। तो इसी छोटे छोटे जीवन के काश अपने कुछ कम करने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी के काश कुछ कम हो जाए। यूएनओ ने एक सर्वे करवाया 2011 में पूरे वर्ल्ड में, और उस जो रोड सेफ्टी जो दुर्घटनाएं हो रही उनका जो सर्वे आया वो बड़ा चौंकाने वाला। उस सर्वे के अंदर पूरे विश्व में भारत और चाइना रोड एक्सीडेंट में टॉप। मैं आपको बता दूं पूरे विश्व के अंदर प्रति वर्ष 12.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, और इतने लोग युद्ध में भी नहीं मरते जितने लोग इस रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। जी। और उसमें सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट था भारत और चाइना का। अब चाइना ने जब ये पता लगा तो उसने अपनी इतनी रोड सेफ्टी की रूल्स और सड़कें इतनी बढ़िया निर्माण करवाई कि उस कैजुअलिटी को उन्होंने 1 साल के अंदर ही 50% कम कर दिया। लेकिन भारत की कंडीशन अभी भी वो स्थिति नहीं बन पाई जो होनी चाहिए थी। तो 1.5 लाख जो लोग मर रहे थे उनमें भारत के अंदर भी फिर सर्वे हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग पता लगा कि भारत में हर 1 मिनट में एक एक्सीडेंट होता है, हर चौथी मिनट में 4 एक्सीडेंट हो गए, उनमें से एक की मौत हो गई, और 15 से 17 व्यक्ति पर घंटे भारत में रोड पर मरते हैं। अपनी जितनी देर बात करेंगे देखो कितने गाड़ी चढ़ जाएंगे, ये एक सर्व सत्य है। दूसरी बात, ये जो लोग मर रहे हैं उनके अंदर बड़ी दुखद बात ये है कि उसके अंदर युवा है, उनकी एज ग्रुप जो है मरने वालों की वो 84% 18 से 45 साल के जो लोग हैं, जो देश को दशा और दिशा देने वाले हैं, वो मर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो लोग मर रहे हैं उनके बारे में लोगों की धारणा है कि ईश्वर की करनी है जी, क्या कर सकते हैं। लोग उस रीजन की तरफ, उस कारण की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि इसकी मौत किस लिए हुई है। ईश्वर की करनी मानते हैं। ईश्वर ने कोई ब्रांच थोड़ी बना रखी है कि यहाँ मार मार के ऊपर लाओ। हम अपनी गलती से मरते हैं, सामने वाले की गलती से मरते हैं। अगर उन गलतियों को रिमूव कर दिया जाए तो शायद जीवन में जीवन सफल हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य जो 1.5 लाख लोग मर रहे हैं उनके अंदर भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो तमिलनाडु में होते हैं। 2nd नंबर पर मध्य प्रदेश है। 3rd नंबर पर हमारे जो राज्य है वो यूपी है।
लेकिन देखो जो मरते हैं, एक्सीडेंट तो इनमें ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मरते हैं उनमें सबसे ज्यादा टॉप पर है यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा, एक्सीडेंट कम है लेकिन मौतें ज्यादा होती है। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश है। इस तरीके से ये है। और राजस्थान का भी अलग अलग है, इसमें हर 3 महीने बाद इनकी वैरायटी काउंटिंग होती रहती है और चेंज होती रहती है। तो ये जो 1.5 लाख जो लोग मर रहे हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो मरने वालों की संख्या है वो है टू व्हीलर। टू व्हीलर मैं बताता हूँ कि अपने पूरे भारतवर्ष में लगभग 25 करोड़ व्हीकल है। 25 करोड़ व्हीकल में से 65% यानी 65% टू व्हीलर और 3 व्हीलर जो टेम्पो है ना, टू व्हीलर और 3 व्हीलर है, और 25% पर्सनल व्हीकल जैसे कार और जीप है, और मात्र 10% हैवी व्हीकल है जिसमें ट्रक और बस आती है। जब संख्या टू व्हीलर की ज्यादा है तो मरने वालों की संख्या भी ज्यादा है। और टू व्हीलर और 3 व्हीलर की जो पार्टिसिपेट रेशा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। 100 में से 40 लोग टू व्हीलर और 3 व्हीलर सवार मरते हैं। बड़ी अशोभनीय बात है। और सबसे ज्यादा हम इसी पे ड्राइव करते हैं। दिन में अगर शॉर्ट ड्राइव करना है तो हम इसी का यूज करते हैं, और हम देखो कितने बड़े रिस्क में। अब इसके अंदर जो मौत का जो मुख्य कारण होता है वो हेड इंजरी। हेड इंजरी के बारे में मैंने एक डॉक्टर नगेंद्र शर्मा, न्यूरो सर्जन, एम्स जोधपुर का एक सेमिनार अटेंड किया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर आप बगैर हेलमेट चल रहे बाइक पे, तो जैसे आप किसी एक्सीडेंट के कारण गिर गए, पड़ गए, तो पड़ते ही आपके हेड इंजरी हुई, तो उसका मुख्य साइन जो है मुंह में और कान में खून आना है। अगर मुंह में और कान में खून आए और 15 से 20 मिनट निकल जाए और 20 मिनट में आप अपने आप को पहचान लो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कहाँ पड़े हो, कैसे पड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो जर्नल इंजरी है। घबराने वाली जरूरत नहीं है, आप एक सामान्य जीवन जियोगे। लेकिन एक खतरा मुंह और कान में खून आने की वजह से उसी समय से आपके साथ शुरू हो जाएगा, वो है मिर्गी के दौरे पड़ने की। मिर्गी के दौरे पड़ने की जो संभावना है वो 90% शुरू हो जाएगी आपके साथ। दूसरा, जब तक आपकी सांस चलेगी कम से कम 900 रुपए की मेडिसिन पर मंथ आपको खानी पड़ेगी, अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो। और अगर ये कंडीशन निकल जाए, 15 से 20 मिनट होगी और उसके बाद भी वो व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, नहीं जान पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है, चेतन अवस्था में नहीं आ रहा है, तो वो एक सीरियस इंजरी है। उस इंजरी के अंदर उस व्यक्ति को उसके जो आसपास हैं, उसके जो शुभ चिंतक हैं, वो उठा करके उसको, ऐसे नहीं कि अपने किसी आरएमपी पास डॉक्टर के पास ले गए या एमबीबीएस के पास ले गए, सर्जन के पास ले गए, कुछ नहीं करेगा। उसके लिए न्यूरो सर्जन जो हेड इंजरी स्पेशलिस्ट है, उसकी ओटी में उसको ऑपरेट किया जाए, और उसका भी टाइम है 3 घंटे। 3 घंटे के अंदर अंदर उस मरीज को अगर न्यूरो सर्जन की ओटी में पहुंचा दिया जाए और उसका ऑपरेशन शुरू हो जाए, तो उसके बचने के चांसेस 95% है। 95% उसको बचा लिया जाएगा। और न्यूरो सर्जन का जो, अब देखो एक्सीडेंट हुआ है, खर्चा जो है 3 लाख से मिनिमम स्टार्ट होता है, और ऊपर कितना जाए पता नहीं। इसलिए इस समस्या से हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज बचाती है, वो है हेलमेट। अगर हेलमेट लगा है तो हेड इंजरी नहीं होगी। और हमारे बॉडी पार्ट ये बहुत सेंसिटिव है, इसके नीचे नीचे सारा पार्ट, लीवर और आंत नहीं फटनी चाहिए। आपके चाहे किसी भी चीज की हड्डियां हैं, सब एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन सर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जबकि अपने एक मोबाइल लेते हैं, उसको सेफ्टी फीचर से लोड करने के लिए, उसको बचाने के लिए टच गार्ड, स्क्रीन गार्ड, क्या पता कितने प्रकार के फीचर से अपडेट करते हैं, जबकि हमारा सर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है और हम उसके प्रति बहुत ज्यादा लापरवाही बरतते हैं। इसलिए अगर आप बाइक पे चल रहे हो, चाहे आप 4 कदम चलो, चाहे 400 कदम चलो, चाहे 40 किलोमीटर चलो, आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए, और हेलमेट भी प्रॉपर तरीके से। अब मान लो आप हेलमेट लगा लिया, हेलमेट आपको 75% श्योरिटी देता है जीवन की। अगर एक्सीडेंट हो गया तो 75% अब आपका जीवन है वो सुरक्षित है। आप जानकार जैसे भी है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो पूछते हैं कि अरे हेलमेट लगा था क्या। अगर सामने वाले ने कह दिया कि हेलमेट लगा था, सामने वाले की आधी चिंता तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, इसका ठीक हो जाएगा। अगर हेलमेट नहीं लगा है तो चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसे लगता है कि ये आदमी अब खतरे में। तो हेलमेट से परहेज नहीं करें, हेलमेट जीवन का आधार है। और मान लो आपने हेलमेट लगा लिया
और हेलमेट लगा करके आप जा रहे हो, 75% श्योरिटी आपके दिमाग में है, लेकिन फिर गिर गए हो, फिर हेड इंजरी होगी। इसका भी कारण है सर। आप सामने ऑडियंस हो तो मैं पूछूं उनसे, लेकिन मैं सीधा आपको जवाब दे रहा हूँ कि उसका कारण ये है कि आपने हेलमेट लगा लिया, अगर उसको लॉक नहीं किया तो वो हमारे सर पर भार है, चाहे वो हमारे घर पर पड़ा हो, पास में हो, पीछे पत्नी को दिया हो, एक ही बात है, कोई फायदा नहीं है उसका। अगर उसने प्रॉपर उसका लॉक नहीं किया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और आप देखिए मार्केट में और में 80% लोगों के हेलमेट के लोग हवा में झूलते रहते हैं। जी तो जी वो जी। एक अधूरा ज्ञान है, अधूरे ज्ञान के साथ वो सफर कर रहे हैं। जिस दिन वो एक्सीडेंट होगा, हेलमेट का लॉक नहीं है, तो आदमी तो बाद में गिरता है और हेलमेट पहले जाके 10 कदम दूर पड़ता है। जी बिल्कुल। जी अभी आपकी आवाज़ और पिक्चर थोड़ा रुक गई है, और शायद मेरी आवाज़ दर्शकों तक पहुंच रही होगी। नेटवर्क की शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। तो कई दोस्तों ने, एक ने 10 सरकारी में आपका सेमिनार बोला है, कनेक्शन फेल हो गया है। तो अभी दोबारा राम कुमार जी को जोड़ने का प्रयास करता हूं मैं। दिन में भी आज हमने काफ़ी मशक्क़त की, बड़ी मुश्किल से जुड़ पाते थे, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी आ गई थी, और शायद उसी वजह से ही ये अब बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है। तो अगर मेरी आवाज़ राम कुमार जी सुन रहे हैं तो दोबारा जुड़ जाए मेरे साथ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि सिर्फ पुलिस वालों को दिखाने के लिए कि जी हमने हेलमेट पहन रखा है, इसलिए सिर पर रख लेते हैं, और लॉक लगाने में आलस कर जाते हैं कि थोड़ी दूर तो जाना है, फिर खोलना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, कई प्रकार की दिक्कतें महसूस करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारे पीछे जो इतना लंबा चौड़ा परिवार है, हमारी छोटी सी लापरवाही के कारण उनको कितना परेशान होना पड़ेगा, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप जुड़ेंगे मैं आपको जोड़ लूँगा, और फिर कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। अभी आप जुड़ने का प्रयास कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा दोबारा। हो सकता है कि बीच में आपके कोई कॉल आ गई हो, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया, या नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। कोई बात नहीं है, जुड़ने का प्रयास कीजिए ताकि मैं आपको दोबारा ऐड कर सकूं। जी, प्रेम जी मंडा, संजय सुथार, शिबू कर्ण मेघवाल और पवन सुथार, सौरभ सुड्ढा, जगदीश सुथार, कुमार, सुनील, ये सब लोग हमारे साथ बहुत भारी संख्या में हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। तो सभी जुड़े रहिएगा, और भी अपने दोस्तों को, महावीर चौटाला ये भी जुड़े हुए हैं। और एक भीलवाड़ा से दर्शक ने ये कहा था कि हमारे भी उधर आप सेमिनार कीजिए। कई जगह से इस तरह का कमेंट आ रहा है, दो तीन चार कमेंट आ गए हैं। तो बाद में आपको श्री राम कुमार जी रिप्लाई करेंगे। अभी दोबारा उन्होंने, जी मैंने दोबारा जोड़ दिया है। प्रेम मंडा जी कह रहे हैं कि आवाज आ रही है। हाँ जी, जी सर। बीच में कॉल आ गई थी आपके? जी जी, बीच में कॉल आ गई थी? नहीं कॉल नहीं आई सर, डिस्कनेक्ट हो गया फोन ऑटोमेटिक। हाँ, जैसे अब जुड़े हैं, अगर मान लो दोबारा हो जाए तो ऐसे दोबारा जुड़ जाना, कोई बात नहीं है। अब जी आप जी अपनी जी बात जी को कंटिन्यू करें। जी जी सर। तो हम हेड इंजरी की बात कर रहे थे कि हेड इंजरी
न्यूरो सर्जन की ओटी में पहुंच जाए तो उसकी जान बचने के परसेंटेज है, और प्लस न्यूरो सर्जन भी वो ओटी भी वो होगा जहां पर आधुनिक मशीनें युक्त हो। हमारे राजस्थान के अंदर तो ये कंडीशन है कि इधर जयपुर और जोधपुर है, और इधर पंजाब में आपके लुधियाना और चंडीगढ़ है। बठिंडा में भी एम्स बन चुका है, लेकिन अभी वो ओटी अपग्रेड नहीं हुई है जो चाहिए न्यूरो सर्जन के लिए। जी। ऐसी तो हम्म। अगर हेलमेट लगा है तो इस सुरक्षा से हम बचेंगे। फिर लॉक वाली बात चल रही थी अपने, कि लॉक लगा है, लॉक नहीं लगा है, तो वो कंडीशन है जैसे अपने घर को ताला लगा दिया, चाबी उसके अंदर लगाई नहीं, ताला वो लगा तो उसका क्या फायदा, चोर कभी भी अंदर जा सकता है। यही कंडीशन अगर आपने हेलमेट लगा लिया, लॉक नहीं लगाया, तो वही कंडीशन है। इसलिए अगर आप हेलमेट लगा तो लॉक अवश्य लगाएं। और मैं अगर ये प्रोग्राम बच्चे भी देख रहे हैं तो पापा को वाच करें, मम्मी को वाच करें, अगर वो हेलमेट लगा रहे हैं और लॉक नहीं लगा रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि लॉक लगाइए। आपके दो शब्द आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपका जान पहचान वाला भी आपके आसपास से गुजर रहा है तो टोकिए उसे कि लॉक लगाइए। इस दो शब्दों से किसी की जान बच सकती है। बिल्कुल। और ये टोकना मुझे लगता है अगर बच्चे कहेंगे या पड़ोस वाला कहेगा, जो भी कहेगा, तो उससे ईर्ष्या नहीं होगी। वो ये सोचेगा कि सामने वाला व्यक्ति मेरी जान की बहुत फिक्र कर रहा है, इसलिए मेरा हितैषी है, तभी तो मेरे लिए बोल रहा है। तो इसको बोलने में भी आपकी एक मानव सेवा है, और उससे कभी चूकना नहीं चाहिए। अब बात रही हेड इंजरी के बाद जो मरने वालों की संख्या है 4 व्हीलर। 4 व्हीलर में आते हैं कार और जीप, और इसके अंदर रोड सेफ्टी फीचर में जैसे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं एयरबैग, सीट बेल्ट, एबीएस, बहुत से फीचर होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये चीज देखते हैं। तो सीट बेल्ट भी उसी प्रकार हमें श्योरिटी देती है जिस प्रकार हेलमेट देती है। 75% अगर आपने सीट बेल्ट लगा ली तो 75% आपकी जान श्योर है कि कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नहीं लगा है तो उल्टा है, फिर 25% आप सेफ के दायरे में, 75% और होता ये है कि अपने भारतीय में जैसे सीट बेल्ट लगा लिया, सामने ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, किसी ने साइन कर दिया लो बीम हाई बीम, तो हम पट्टा ऊपर से डाल लेते हैं, जैसे पुलिस वाला का नाका निकला हम वापस पट्टा उतार। जी जी जी। ये हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम पुलिस वाले को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और हम देते हैं ऐसा। बहुत से लोग करते हैं कि अरे पट्टा लगाया, कि किस लिए लगाना बेल्ट, अब तो पुलिस थोड़ी खड़ी है। अरे पुलिस के लिए थोड़ी लगाना है, बेल्ट तो अपने आप के लिए लगाना है। और इसको अपने आदत में शुमार करना चाहिए कि जब आप चाबी डालो ना, आपकी गाड़ी स्टार्ट बाद में हो, बेल्ट पहले। अगर ऐसी आदत हो तो घटना बहुत कम होगी। और इसकी एक घटना घटी थी, हमारे जानकार प्रिंसिपल हैं ललिता जी कुमावत, ऐसा नाम है उनका, वो अभी बीकानेर में पोस्टेड है। पहले वो 5 MLD थे प्रिंसिपल, मैं उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 1-2 प्रोग्रामों में आकर अपना अनुभव शेयर किया, लोगों को जागरूक किया। तो उन्होंने वो उनके पतिदेव बीकानेर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, और करवा चौथ के दिन वो आ रहे थे, मैडम ड्राइव कर रही थी और पतिदेव उनके पास बैठे थे, और लूणकन सर के पास आकर के उनकी गाड़ी में किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया, टायर फट गया, जो भी कारण रहा हो, गाड़ी एक्सीडेंट होगी। अब मैडम जिनके सीट बेल्ट लगा था उनको तनिक भी चोट नहीं आई। मैडम का ये कहना है कि उनको इतनी भी चोट नहीं थी कि फर्स्ट एड दिया जा सके, जबकि उनके पतिदेव उनके पास थे, उनको हेड इंजरी हुई और ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। अब वो मैडम जी कहते हैं, और पत्रिका में न्यूज भी लिखी थी बहुत बड़ी, सीट बेल्ट ने बचाई जान, और दूसरी तरफ था सीट बेल्ट ने लगने के कारण गई जान। तो कारण ये था, अब वो कह रहे हैं कि काश हम बीकानेर से चले तो पुलिस वाला मिल गया होता कि सीट बेल्ट लगा लो, काश उन्होंने अपने आप लगा लिया होता, काश मैंने उनको कह दिया होता कि सीट बेल्ट लगा लो। लेकिन वो जिंदगी के काश कभी खत्म नहीं होने वाले, और वो एक घटना घट गई, और सिर्फ सीट बेल्ट के न लगाने के कारण जान से हाथ हो गए। और मैं ये बता दूं कि भारत में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.14% नुकसान देते हैं, इतना नुकसान करते हैं जीडीपी के अंदर, बहुत बड़ी
क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है तो बहुत बड़ी मेडिकल सुविधाएं और आसपास आने जाने मिलने वाले बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट खर्चा उस प्रक्रिया में होता है, वो भी बचा जा सकता है अगर एक्सीडेंट ना हो तो। जी हाँ। अब सीट बेल्ट 75% सिक्योरिटी है, अगर सीट बेल्ट नहीं लगा है तो आपकी कंडीशन क्या हो मैं बताता हूँ। जैसे आप कार में जा रहे हो, मान लो 3 सवारी गाड़ी में बैठी है और जा रही है और किसी एक्यूट से उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अगर सीट बेल्ट लगा है तो एक्सीडेंट 1 होगा, अगर सीट बेल्ट नहीं लगा है तो एक्सीडेंट 3 से 4 होंगे। वो 4 कैसे होंगे कि मान लो जैसे एक्सीडेंट हुआ, कंडक्टर सीट जो बैठा है वो सामने का शीशा तोड़ के बाहर जाके गिरेगा, कहाँ गिरेगा कितनी लगेगी पता नहीं, लेकिन जो कंडक्टर ड्राइवर सीट पे बैठा है वो बाहर नहीं गिरेगा क्योंकि वो ड्राइव कर रहा है, उसके हाथ में स्टीयरिंग है। पहला एक्सीडेंट तो किसी गाड़ी का किसी के साथ हो गया, दूसरा एक्सीडेंट होगा उस व्यक्ति का स्टीयरिंग के साथ, उस हैंडल का स्टीयरिंग उसके फेफड़ों के लगेगा, पसलियां तोड़ेगा और हार्ट के अंदर उसकी पसलियां घुस जाएगी। थर्ड एक्सीडेंट होगा उसका सर डैशबोर्ड पे टकराएगा, हेड इंजरी होगी। और चौथा एक्सीडेंट अगर उस कार के अंदर पीछे भी कोई व्यक्ति बैठा है तो वो भी पूरे वेग से आके पीछे से हिट करेगा। एक व्यक्ति के 3 से 4 एक्सीडेंट होंगे और वो व्यक्ति मुंह से खून भी नहीं निकलेगा और ऑन द स्पॉट 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर सीट बेल्ट लगा है तो ये 4 एक्सीडेंट माइनस हो जाएंगे और वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है जिससे उसकी जान बच जाएगी। इसलिए कार में जब भी आप बैठें सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। और मोस्टली ये करते हैं कि सीट बेल्ट है ना सिर्फ फ्रंट वाले लगाते हैं, जबकि जितनी कार में जितनी सीट है उतनी सीट बेल्ट है। फॉरेन के अंदर तो ऐसी गाड़ियां आ गई है कि जैसे आप गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी की चाबी लगाओगे, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, जितनी सीट पे सीट बैठ गए उसका सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक आप गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाओगे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, उसका फ्यूल सप्लाई नहीं देगा, उसको करंट सप्लाई नहीं देगा, ऐसे सेंसर लगे हुए। लेकिन हमारे पास ऐसे सेंसर तो नहीं, सीट बेल्ट तो है। सीट बेल्ट लगा हो तो हमारी जान सुरक्षित है। और सीट बेल्ट लगी है, आपकी गाड़ी 5-4 पलटे मार जाए तो भी आपकी जान सुरक्षित है। लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगी है तो 75% आप खतरे में हो। तो सीट बेल्ट लगाना अपनी जिम्मेवारी है, जब आप बैठ रहे हो तो सीट बेल्ट पहन लो तो हमारी जान सुरक्षित है सड़क पर। अब सीट बेल्ट के बारे में एक बात और भी है कि सीट, मान लो पुरानी गाड़ी ले लें, बहुत से लोग हैं अपने शौक के लिए पुरानी गाड़ी लेते हैं। अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उस गाड़ी एक्सीडेंट के दौरान वो सीट बेल्ट काम में आया है, जान बची है, और उसी गाड़ी से आप उसी सीट बेल्ट से फिर सफर कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, इस बार आपकी जान नहीं बचेगी। कारण ये है कि उस एक्सीडेंट में जब पहला एक्सीडेंट हुआ उस सीट बेल्ट की वैलिडिटी मात्र एक एक्सीडेंट को एक्सेप्ट करने की होती है। उसके बाद में जब, क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है तो वेट पड़ता है और फोर्स पड़ता है उस पट्टे पर, उसके कारण उसकी जो कंज्यूमिंग पावर है, उसकी जो वैलिडिटी है, क्वालिटी है, वो डाउन हो जाती है। अगली बार या तो लॉक टूट जाएगा या फिर पट्टा टूट जाएगा। इसलिए अगर पुरानी गाड़ी अपने ले रहे हैं तो गाड़ी सर्विस कराने के साथ ही गाड़ी के बेल्ट, सीट बेल्ट भी हमें चेंज करवा लेना चाहिए। जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। बात बताइए आपने, बहुत बढ़िया। तो सीट बेल्ट अगर पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो उनका हमने चेंज करा लेना चाहिए। अब दूसरी बात आती है, मान लो आप गाड़ी में जा रहे हो और अपने देखते हैं कि डेस्क बोर्ड पे अपना फोन है डेस्क बोर्ड पर रख दिया, पानी की बोतल है डेस्क बोर्ड पर रख दी, नारी शक्ति है, माफ करना बुरा न मानना, उनके पास जो कैरी बैग होता है छोटा, उसको भी वो डेस्क बोर्ड पे रख देते हैं। हम अनजाने में एक बहुत बड़ी दुर्घटना को न्योता देते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी इस छोटी सी गलती के कारण हमारी जान जाएगी। कारण ये है कि हमें जब ट्रेनिंग दे रहे थे तो हमें एक प्रोजेक्टर पर फिल्म दिखाएगी कि चलती चलती कार कैसे ट्रोले में घुस गई। हमने देखा, उसको 2 बार देखा, हमें समझ नहीं आया। तीसरी बार स्लो मोशन में देखा, तब हमें पता लगा कि एक पानी की बोतल, क्योंकि लूज कोई भी चीज अगर डैशबोर्ड पे पड़ी है, जब हम ओवरटेक करते हैं या कट मारते हैं या गाड़ी टेढ़ी होती है, कई बार ऐसे स्लोप बने होते हैं मोड़ के अंदर, उस समय लूज कोई भी चीज जो डैशबोर्ड पे पड़ी है वो अपने हिसाब से नीचे गिरेगी और क्लच और ब्रेक के अंदर घुस जाएगी। उस समय आपके पास इतना समय नहीं होता है कि उसको आप निकालो और ब्रेक लगाओ, वो तो सेकंडों का काम है, सेकंडों में काम हो जाएगा। इसलिए लूज कोई भी चीज न डैशबोर्ड पर रखें न रखने दें, ये पहला सिद्धांत बना लें।
क्योंकि चीजें रखने के लिए गाड़ी में आज की अपडेट गाड़ियों में स्पेशल जगह दी होती है विद बेल्ट। पानी की बोतल रखने के भी बेल्ट सहित जगह होती है कि आप यहाँ रखिए, फिक्स होती है, वहां पर वो चीज गिरेगी नहीं। आपकी सीट कवर के पीछे भी जगह है, साइड में भी जगह है, वहां रखिए। इवन एक पेन क्या है, एक पेन भी सही एंगल में आकर क्लच और ब्रेक के अंदर घुस जाएगा तो भी ब्रेक काम नहीं करेगी आपकी। इसलिए लूज कोई भी चीज डेस्क बोर्ड पर न रखें, न रखने दें। अब इसके बाद जो कार के अंदर तीसरा जो फीचर आ रहा है वो है एयरबैग। एयरबैग के बारे में बता दूं कि ये एक छोटा सा ये मान लो नायलॉन का कपड़ा होता है उसके अंदर, और दो गैसों के मिश्रण से नाइट्रोजन गैस बनती है। दो गैसें अलग अवस्था में होती है, पदार्थ रखे होते हैं, जैसे ही वो सेंसर एक्टिवेट होता है उनसे नाइट्रोजन बनती है और पलक झपकते ही उसमें भर जाती है। लेकिन अब पहले ये था कि एयरबैग लग्जरी गाड़ियों में था, महंगी गाड़ियों में था। अब भारत सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा निर्णय है भारत सरकार का। उसके अंदर अब पहले एक एयरबैग अनिवार्य था, लेकिन अब जो ऑर्डर निकले हैं उसके अगर 7 सीटर गाड़ी है तो उसके अंदर 6 एयरबैग देने अनिवार्य है। यानी छोटी से छोटी अल्टो गाड़ी में भी आपको 4 एयरबैग मिलेंगे। 2023 अप्रैल से जो भी गाड़ियां बिकेगी उसके लिए रूल फॉलो कर दिया गया है, रूल लागू कर दिया गया है। और आपने शायद पढ़ा होगा, एक दो कंपनियों ने इसकी ऑब्जेक्शन भी उठाया, कितने एयरबैग देने से हम कैपेसिटी हम खर्चे को वह नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने जवाब दिया कि जब आप फॉरेन में गाड़ियां एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत ज्यादा फीचर देते हो, क्यों क्यों क्या भारतीयों की जान इतनी कीमती नहीं है? आपको जो फॉरेन में गाड़ियां सप्लाई की जाती है वैसी ही गाड़ियां इंडिया में आपको देनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है, लोगों की जान के लिए निर्णय है। ये किसी पार्टी विपक्ष का नहीं, ये सामाजिक और न्यायोचित निर्णय है जिसका हम सबको समर्थन करना चाहिए। और राजस्थान सरकार भी इसमें बहुत अच्छा कर रही है रोड सेफ्टी के मामले में। तो एयरबैग ये था। और एयरबैग के बारे में एक बात और कि एयरबैग पहले ये था कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है और कुत्ता आ गया तो भी आपका एयरबैग खुल जाता था, और एयरबैग ने लोगों की जान ले ली। कारण ये था कि अगर आदमी एयर सीट बेल्ट नहीं लगाया और आगे होके कई बार बैठ जाते हैं, डैशबोर्ड के बिल्कुल पास होके बैठ जाते हैं और एक्सीडेंट हो गया और एयरबैग खुल गया, तो अगर एयरबैग और यात्री की दूरी 10 इंच से कम है तो वो आपके फेफड़े फेंस देगा, और उस फेफड़े फेंस देने के कारण आदमी मौत हो जाएगी। तो जब कंपनियों ने और सरकार ने देखा भी एयरबैग सुरक्षा के लिए एयरबैग जान ले रहा है, तो फिर इसका सर्वे हुआ, अन्वेषण हुआ, अनुसंधान हुआ। उसके बाद में अब इसकी कनेक्टिविटी एयरबैग की सीट बेल्ट से कर दी। सीट बेल्ट लगा है तो ही आपका एयरबैग खुलेगा, अन्यथा एयरबैग नहीं खुलेगा। इसके अलावा भी 3 रीजन है जिसके कारण एयरबैग नहीं खुलेगा। फर्स्ट रीजन, अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो उसका सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा चाहे आपका सीट बेल्ट लगा। सेकंड रीजन, अगर कोई पीछे आप मान लो गाड़ी को सुरक्षित करने के लिए आगे बुल गार्ड लगा लेते हैं, लोहे का बुल गार्ड, लोहे का बम्पर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया है और बहुत से आरटीओ डीटीओ इसके अंदर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट उनको काटते हैं और भारी भरकम जुर्माना लगाते हैं, क्योंकि वो जो बुल गार्ड है वो भी लोगों की जान लेता है। बुल गार्ड लगा है तो भी सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा और आपका एयरबैग नहीं खुलेगा। तीसरा रीजन, में पीछे बैठे लैपटॉप पर विद नेट काम कर रहा है तो भी उसका सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा और एयरबैग नहीं खुलेगा। एक बार फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप अभी सुन रहे हैं रविवार यह सहज चर्चा का कार्यक्रम, जिसमें आज हमने विशेष तौर से आप सब लोगों के जीवन को बचाने वाला तरीके बताने वाला श्री राम कुमार पीटीआई को इस मंच पर हमने आमंत्रित किया और उन्होंने इसे बहुत ही सहर्ष स्वीकार किया है। और एक बार डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ बरसात भी आज खूब हुई बताते हैं। शायद जुड़ गए। जी जी जी।
तो एयर बैग के बारे में बता रहे थे, सेंसर एक्टिवेट, अगर तीनों पोजीशन पॉजिटिव है तो ही आपके लिए वो सहायता देगा, अन्यथा सहायता नहीं देगा। इसके अलावा एबीएस सिस्टम, एबीएस एक एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम होता है और पहले पावर ब्रेक थी। एबीएस की ये फैसिलिटी है, ये क्वालिटी है कि गाड़ी आपकी कितनी स्पीड में और आपने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी तो वो गाड़ी को पलटने नहीं देगी, ये बहुत बड़ी की खूबी है। दूसरी, उसके अंदर जो पावर ब्रेक में आप गाड़ी मान लो 80 की स्पीड में चल रहे हो और आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो आपकी गाड़ी 60 फीट पे रुकेगी, लेकिन अगर एबीएस है तो वो गाड़ी आपकी 30 फीट पे रुकेगी। क्योंकि एबीएस में क्या होता है, एक बार ब्रेक लगती है छोड़ देते हैं, ब्रेक लगती है छोड़ देती है, और जिस ओर गाड़ी झुक रही होती है उस साइड का ब्रेक बिल्कुल लूज कर देता है सेंसर, तो गाड़ी को किसी हालत में पलट नहीं देता। दूसरा, गाड़ी बहुत जल्दी कंट्रोल होती है, ये एबीएस का सिस्टम है। ये एबीएस की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप गाड़ी के पीछे चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो और सामने वाली गाड़ी में एबीएस है और आप में पावर ब्रेक है, तो आपको डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आप 30 फीट का डिस्टेंस बनाए या 60 फीट का मेंटेन करके रख रहे हो, क्योंकि वो आपको ये लग रहा है कि वो इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा तो 60 फीट चलेगा, मैं उसके पीछे 60 फीट चलूंगा, मैं बच जाऊंगा, जबकि वो कितने पे रुक रहा है, 30 फीट पे, और आप चलना है 60 फीट, तो आपकी 30 फीट पे वो आपसे मुलाकात हो जाएगी। तो अगर एबीएस लेटेस्ट गाड़ी आपके आगे चल रही है तो आप डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन करके रखें। अब एबीएस के बारे में बात होगी, अब मैं बताता हूँ आपको स्पीड। स्पीड 3 प्रकार की होती है। एक तो अपनी स्पीड होती है खुद की, भाई मुझे पता है कि मैं गाड़ी 50 की स्पीड से चला सकता हूँ, उससे ऊपर मेरे से नहीं संभलती, तो ये एक अपनी स्पीड होगी। एक स्पीड होती है रोड की। रोड की स्पीड मानक सरकार अलग अलग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग निर्धारित की जाती है। जैसे हाईवे है उस पे 80 की स्पीड दे रखी है, कुछ हाईवे है जिसपे कार की स्पीड 70 भी दे रखी है। जैसे अनूपगढ़ सूरतगढ़ हाईवे है हमारे पास, सिमटेड रोड बनी है, बहुत अच्छी रोड बनी है, 70 की स्पीड दे रखी है। कारण ये है कि वहां पर गाड़ी 70 की स्पीड से में अगर गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे ऊपर की स्पीड में तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी, स्किड होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। जबकि लोग लिंक रोड पर 100 की स्पीड में चलाते हैं, गांव की सामान्य सड़कें जो पतली रोडें हैं उस पर 100 की स्पीड से चलाते हैं, और 100 की स्पीड उस रोड को दी जाती है जो रोड चारों तरफ से कवर हो, रेलिंग हो, कोई भी लिंक रोड सीधी आके नहीं मिले, अंडरब्रिज या ओवरब्रिज से जिसकी कनेक्टिविटी हो और रेलिंग लगी हो, और कोई भी आवारा पशु या जानवर या ठेले वाला रेडी वाला उस रोड पर ना हो, ऐसी रोडों की स्पीड 100 प्लस दी जाती है। जबकि हम लिंक रोड पर 100 चलाते हैं। अगर हम लिंक रोड पर 100 चला रहे हैं तो आप मान के चलिए कि हम एक सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो वो एक सुसाइड अटेम्प्ट है। और हम जो 415 लोग सुबह जो घर से निकलते हैं और शाम को नहीं पहुंचते, ये भारत की कंडीशन है, उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए स्पीड बहुत लिमिट रखनी चाहिए, वरना हम अखबार की चंद लाइनें बन के रह जाएंगे। तो तीसरी स्पीड होती है गाड़ी की। अब गाड़ी की स्पीड चलाने वाले पर निर्भर करता है। गाड़ी अगर अच्छी है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन उसको कंट्रोल करना, अगर नॉर्मल गाड़ी है और उसको आप ओवर स्पीड चला रहे हो सकता है आपकी ब्रेक काम नहीं करे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छे ड्राइवर नहीं बने, अच्छे पायलट बने, क्योंकि पायलट जो होता है वो ऐसी कंडीशन होती है कि एयर के अंदर भी अगर इंजन में खराबी हो जाए तो उसको ठीक करने का मादा पायलट रखता है। तो ऐसा अनुभव अगर आपके पास है तो ही आपको ड्राइव करना चाहिए। जैसे आप गाड़ी में बैठो, एक अच्छा ड्राइवर जैसे चाबी लगाएगा, ऑयल प्रेशर, गाड़ी की इंजन की आवाज सुन करके गाड़ी में क्या टेक्निक प्रॉब्लम है वो बता देगा और उसको अपडेट करेगा, तो वो बेस्ट ड्राइवर है। जबकि हम सीधे चाबी लगाई, एक्सीलेटर दिया और चल पड़े, हमें पता ही नहीं है इसका ऑयल प्रेशर क्या है, इसकी ब्रेक क्या काम कर रही है, क्या क्या इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, कोई पता नहीं है, तो वो एक एक्सीडेंट का कारण है। मैं एक छोटी सी घटना और बताता हूँ आपको मेरे साथ। मुझे एक बार उड़ीसा भुवनेश्वर में मैंने शॉर्ट एनालिसिस की थी खो खो की, तो जाने का मौका मिला बाय एयर अप एंड डाउन।
तो उस समय मेरा पहला सफर था, तो मेरे लिए बड़ा रोमांच था। बहुत से दर्शक हवाई यात्रा किए होंगे इसमें से, ऐसी बात नहीं, उनका अनुभव है। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, तो मैं पूरा वॉच कर रहा था। मेरी जो सीट थी वो इमरजेंसी डोर के पास थी। तो जैसे ही टेक ऑफ हुआ, तो जो एयर होस्टेस थे उसमें जनरल पुरुष भी था, वो मेरे सामने की सीट पे आके बैठ गया और आंख बंद करके ऐसे बैठ गया, जैसे लैंडिंग कर रहा है और आंख बंद करके। मैंने सोचा मेरी पहली फ्लाइट है, मुझे डर नहीं लग रहा, और ये बंदा आंख बंद करके ऐसे बैठ रहा है सीट के चिपक के एकदम। तो मैंने उसको वॉच किया, मैं उधर भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ। फिर लैंडिंग हुआ, उसी समय उसने फिर वो सीट बेल्ट लगाई और आंख बंद करके बैठ गया। तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि सड़क सुरक्षा का थोड़ा सा जो जज्बा जुनून था मेरे में, मैंने कहा इसी से अपने नॉलेज लेते हैं। मैंने कहा सर आप बताइए, एक्सक्यूज मी। उतरने के बाद मैं वहीं रुक गया, मेरे को ये बताइए, मेरी पहली फ्लाइट थी, मुझे डर नहीं लगा, जबकि आप सीट पे बैठे हो मेरे सामने और आंख बंद कर रहे हो। उतरते वक्त भी आंख बंद थी आपकी, चढ़ते वक्त भी आंख बंद थी। तो वो हंसा मेरे से और बड़ी अच्छी बात बताई उसने कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप जिस एंगल से देख रहे हो उस एंगल से मैं डर रहा हूँ, लेकिन मैं पायलट की सहायता कर रहा हूँ। मैंने कहा आप कैसे पायलट की सहायता करो, आप तो यहाँ बैठे हो। तो उन्होंने ये बताया कि 84% जो एक्सीडेंट है वो क्रैश हुआ है टेक ऑफ और लैंडिंग के समय होती है एरोप्लेन में। तो जब हम टेक ऑफ होता है या लैंडिंग होता है, हम सीट पर चिपक कर बैठ करके आंख बंद करके पूरे ध्यान योग से इंजन की आवाज सुनते हैं। अगर इंजन की आवाज में जरा भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, तो हम ऑन द स्पॉट कॉकपिट में जाकर के पायलट को सूचना देते हैं कि इसके इंजन में साउंड में डिफरेंस है। तो हम उसकी सहायता कर रहे हैं, न कि डर रहे हैं। मैंने कहा वाह क्या बात है। उस बात से मैं इस बार मतलब ये होती है पायलट जो उसके अंदर सर्व कर रहा है, वो भी उसकी सहायता कर रहा है। जबकि हमारे यहाँ होता है कि चलने वाला कहाँ चल रहा है, हम ना टोक रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये जीवन बहुत अनमोल है। एक जीवन में छोटी सी पीड़ा हो जाए ना, अंगुली की चोट लग जाए ना, तो सारी रात नींद नहीं आती, और अंग भंग के साथ हमें जीना पड़े, इससे बड़ी दुविधा और कोई नहीं हो सकती जीवन में। हमारा जीवन दिया है ईश्वर ने, बहुत सुंदर जीवन दिया है, और सुंदर तरीके से जिए तो आनंद है, वरना किसी के आश्रित होकर अगर हमें जीवन बिताना पड़े तो उससे बड़ी दुविधा कोई नहीं है। अब थी ये सीट बेल्ट की बात, एयर बैग, एबीएस होगी। अब आते हैं अपने पैदल चलने पर। अब आपके कई साथियों का पर्सन भी आ रहे होंगे, मैंने थोड़ा वॉच नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ करें, क्योंकि मैं इसका लास्ट में उत्तर दे पाऊंगा। तो पैदल, अगर पैदल पथ नहीं बना है और हमें पैदल चलना है, तो हमें किस ओर चलना चाहिए, ये क्वेश्चन होता है हमारा सेमिनार में। तो मोस्टली लोगों का यही जवाब रहता है कि बाईं ओर चलना चाहिए, क्योंकि मेरा भी यही जवाब था जब हमें पूछा गया वहां। हम लगभग 97 व्यक्ति खड़े हो गए, क्या ये जो क्वेश्चन हमें आता है कि बाईं ओर चलना चाहिए, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया ही गया है। तब वो जो मैम हमें ट्रेनिंग दे रही थी और 3 व्यक्ति खड़े हो गए थी, राइट साइड चलना चाहिए, दाएं। मैंने कहा बहुमत हमारे साथ है, हम जीतेंगे। लेकिन हम 97 गलत थे और वो 3 सही। फिर उन्होंने बताया, लॉजिक भी बताया, रूल भी बताया। उन्होंने कहा अगर आप बाईं साइड चलते हो तो आपके साइड से व्हीकल आपके पीछे से आएंगे, सामने से पीछे से आएंगे। अब उससे बचने के लिए या तो आप शीशा लेके चलो, मिरर, कि कार आ रही है, जीप आ रही है, बस आ रही है, मैं नीचे उतर जाऊं, वो निकल जाए। ये संभव नहीं है ना, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं पीछे क्या आ रहा है, ये भी संभव नहीं। हम अपनी मस्ती से चलते रहते हैं, और पीछे आने वाला व्हीकल अगर उसमें कोई टेक्निकल फेलियर हो जाए, उसका टायर फट जाए, उसको नींद आ जाए, उसको दौरा पड़ जाए, तो हमको वो पापड़ बना के चलता रहेगा, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हम सिर्फ उसकी दया पर जिंदा है, उस ड्राइवर की। क्योंकि ना तो हमारा उसके साथ आई कांटेक्ट है, ना मुझे पता है कि खतरा कितना बड़ा है। तो अगर आपको पैदल पथ नहीं बना, पैदल पथ सिर्फ मेट्रो सिटियों में बना है, जनरल सिटियों में, सामान्य में नहीं बना। पैदल पथ सड़क से अलग हट करके पैदल चलने के लिए मार्ग होता है, तो नहीं बना है। तो हमें ट्रैफिक के अगेंस्ट राइट साइड चलना चाहिए। अगर चलना वहीं भी किनारे है, चलना वहां भी किनारे, वहां किनारे चलोगे तो व्हीकल आपकी साइड से आपके सामने से आएंगे। सामने से आने वाले व्हीकल बूढ़ा चला रहा है, जवान चला रहा है, उसके साथ हमारा आई कांटेक्ट रहेगा। अगर वो गलती करता है या उसके में कोई टेक्निकल फेलियर होता है, हम उसको वॉच कर रहे होते हैं, हम सड़क को छोड़ देंगे, क्योंकि एक्शन करने के लिए, एक्शन लेने के लिए हम तैयार हैं।
जबकि पीछे जो खतरा है हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो खतरा बहुत बड़ा है। जो खतरा सामने दिखता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो खतरा नहीं दिख रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए जब हमारा आई कांटेक्ट ड्राइवर के साथ रहेगा तो वो भी हमें बचाएगा और हम भी बचेंगे, और बाई साइड सिर्फ वो बचाएगा अच्छी बात है, नहीं बचाएगा तो हम एक अखबार की लाइन बन के रह जाएंगे। इसलिए सड़क पर अगर पैदल चलना हो तो सड़क के राइट साइड ट्रैफिक के अगेंस्ट चले। ये ट्रैफिक रूल भी है, गूगल पे सर्च कर लेना। बहुत सी बुकों के अंदर भी ये चीज लिख दी गई है कि अगर पैदल पथ नहीं है तो ट्रैफिक के अगेंस्ट राइट साइड चले। तो बहुत से लोग मुझे ये फोन करके कहते हैं कि सर ये शायद गलत प्रिंट हो गया है। मैंने कहा ये गलत प्रिंट नहीं हुआ है, ये सही है, लेकिन इसकी जब तक लॉजिक समझ में नहीं आए, बात समझ नहीं आए। जब हम राइट साइड चलते हैं तो ट्रक वाले, बस वाले हमें भला बुरा भी कहते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। उसे लगता है कि ये सामने आ रहा है लेकिन वो सही कर रहा है। वो गाली क्यों दे रहा है? क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है। इसके बारे में भी हमें जागरूक, क्योंकि धीरे धीरे जागृति धीरे धीरे आती है और जागृति के बगैर कुछ नहीं होगा। तो सड़क पर अगर पैदल चलना है तो हमें राइट साइड चलना चाहिए जहां पैदल पथ नहीं बना हुआ। अब बात आती है कि हम पैदल तो चलते हैं, और मैं बता दूं कि पैदल चलने वालों के मरने वालों की संख्या वो 10% है। 100 में से 10 पैदल चलने वाले सड़क पर मरते हैं। ये पार्टिसिपेट है इंडिया में। और मान लो आप कपड़े के मामले में, जैसे रात को घूमने जाना है, बहुत से साथी मेट्रो सिटियों से देख रहे होंगे, घूमने जाना है या वॉक करने जाना है मॉर्निंग में या अर्ली मॉर्निंग या शाम को, कभी अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं मैं कपड़े कैसे पहनने चाहिए? शायद नहीं रखते। जैसे मैंने ब्लैक लोवर पहना है, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है और जैसे भी ब्लैक जूते पहने हैं वैसे नहीं पहने। अगर हम डार्क रंग के ऊपर से नीचे तक कपड़े जूते पहन रखे हैं जी, तो 40% खतरा हम साथ लेके चल रहे हैं उस कलर ब्लाइंडनेस के कारण। क्योंकि जब आप सड़क पे चल रहे होते हो इस अवस्था में, तो सामने से कितनी भी अच्छी लाइट पड़े, कार की, जीप की, बस की, वो बहुत फॉक्स लाइट पड़े तो 20 से 30 फीट पे उसको नजर आएगा कि सामने क्या है। जब उसे पता लगेगा अरे कुछ है तो वो कट मारेगा बचाने के लिए, और हर बार कट हमारे फेवर में हो जरूरी नहीं। इसलिए जब भी आप घर से निकले, बाइक पे, बंद गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, बाइक पे प्लस पैदल चलना हो, घूमना हो, तो आप अपर और लोअर पार्ट में हो। अगर दोनों है तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं है तो अपर और लोअर पार्ट में से एक डार्क लाइट रंग का जरूर पहने। अब मान लो मैं चल रहा हूँ, मैंने व्हाइट कैप भी लगा रखी है ना, तो ये भी मेरी सहायता करेगा उसमें, अच्छा, उस विजुअलिटी क्लियर करने में। आपके व्हाइट जूते हैं ना, वो भी विजुअलिटी क्लियर करने में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि ड्राइवर को जितनी ज्यादा विजुअलिटी क्लियर होगी वो उतना ही हमें सेव कर पाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि अगर आप बाइक से जा रहे हो और शाम को लेट आना है, और मोस्टली ये घटनाएं ज्यादातर सर्दियों में होती है, लोग ब्लैक जैकेट, ब्लैक शर्ट, सारा कुछ ब्लैक, उस समय आप थोड़ी सी एक मनोबली बना के रखें कि मुझे लेट आना है तो मैं पैंट व्हाइट पहन कर, मैं जैकेट में कुछ कलर ऐसा हो कि वो चमकीला हो, दिख सके, या मेरी कैप, हेलमेट के बारे में मैं राय देना चाहूंगा कि अगर आप हेलमेट खरीद रहे हो तो हेलमेट भी व्हाइट कलर की प्रायोरिटी दें तो सबसे बेस्ट रहेगा। हेलमेट भी आपकी विजुअलिटी क्लियर करता है। इसलिए अगर व्हाइट कलर, अब राजस्थान के अंदर ये गंगानगर हनुमानगढ़ जहां से हम बासिंदे हैं, यहाँ चौड़ा पजामा, कुर्ता पजामा व्हाइट पहनते हैं, ये यहाँ का प्लस पॉइंट है सड़क सुरक्षा के लिए। क्योंकि सड़क पर अगर रात को चौड़ा पजामा पहन के और व्हाइट पहन के चल रहे हैं तो उसके अंदर भिड़ेगा नहीं। अगर ब्लैक कलर डार्क रंग के कपड़े पहन के चल रहे हैं तो हमारी कंडीशन वही है जो नील गाय काली गाय की सड़क पर आने की होती है, टकरा जाते हैं। तो इसलिए कलर का भी विशेष ध्यान रखें। अब आपके हाथ में एक गजट है, ये मोबाइल जो अपने सब रखते हैं, ये भी अगर आपने इसको रोड सेफ्टी फीचर से अपडेट कर लिया, अच्छा, तो ये जो है मोबाइल एक्सीडेंट होने के बाद में आपका मित्र है, अन्यथा ये डिब्बा है। अब मित्र कैसे बन सकता है, इसके लिए सिंपल सी जानकारियां हैं जो अपने को अपडेट करनी चाहिए। फर्स्ट, मान लो आप कोई जा रहे हो और गिर गए कोई आदमी,
और उसका मोबाइल उसके पास पड़ा है, आपके मन में विचार आया कि अरे इसकी सहायता करते हैं, आपने उसका फोन उठाया, फोन उठा करके घर वालों को फोन करने की कोशिश की और सामने आ गया पैटर्न लॉक। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, अनुरोध है कि अगर आप से बाइक से ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास फोन है तो आप फोन में पैटर्न लॉक नहीं रखें। पैटर्न लॉक आप फाइल लॉक रखें, लेकिन कॉल डिटेल, कॉल कुंजी, कॉल करने की सुविधा है वो ओपन रखें। फाइलें हैं, अदर फाइलें हैं, उसको लॉक करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोन आपका खुला रहना चाहिए। फर्स्ट, मान लो जो आदमी गिरा उसको पैटर्न लॉक आता, हो सकता है उसके दोबारा मन में विचार आ जाए चलो छोड़ो, एक बार सदविचार आया दूसरी बार बदल गया, तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। दूसरा, मान लो लॉक नहीं है और उसने देखा, कॉल डिटेल देखी, कॉल कुंजी देखी, उसके कॉन्टेक्ट नंबर देख रहा है, उसमें टिंकू, पिंकू, चिंकू लिखा हुआ है। अब उसे क्या पता टिंकू उसका भाई है, चिंकू उसकी बहन है। तो कहने का तात्पर्य यह है उसके अंदर ब्लड रिलेशन, अपने घर के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, ब्लड रिलेशन क्लियर शो होना चाहिए। और उसको डायल करने से पहले ए डायल करें, ए डायल करके ए फॉर फादर, ए मदर, ए सिस्टर, ए वाइफ, ए होम, जो भी आप लिखें उसके अंदर ब्लड रिलेशन, मान लो ए फादर लिखा हुआ है, ए डाल करते ही वो नंबर सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर फादर लिखा हुआ है तो अनजान आदमी, पिताजी लिखा हुआ है तो अनजान आदमी ये समझ पाएगा कि पिताजी है, तो वो फट से फोन करेगा, हाँ जी आपकी गाड़ी का ये नंबर है और ये बच्चा है शायद आपका है, इसमें पिताजी लिखा हुआ है, ये गिरा पड़ा है, इसकी ये कंडीशन है। तो जितनी जल्दी हमारे घर वालों को सूचना मिलेगी उतनी ही जल्दी हमारे बचने के प्रयास अच्छे होंगे। इसलिए अपने आज ही मोबाइल के अंदर जो घर के जो है नंबर है वो ब्लड रिलेशन क्लियर शो करके ए डायल करके फीड करते हैं। तीसरा इसमें एक फीचर होता है, वो होता है इमरजेंसी कॉल। इमरजेंसी कॉल की एक फैसिलिटी है, बड़ी हमें जब जानकारी मिली बड़ी अद्भुत लगी और नायाब लगी। उन्होंने बताया कि इसमें 3 नंबर सेव हो सकते हैं, कई हम 2 होते हैं, कई हम 3 नंबर सेव होते हैं एंड्रॉइड फोनों में। तो उसके अंदर ये फैसिलिटी है कि अगर आपके फोन में बैलेंस नहीं है, पहली फैसिलिटी, अगर आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, कितनी बड़ी बात है, फोन में बैलेंस ही नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, तो भी अगर आप उस इमरजेंसी कॉल करोगे तो उस एरिया में जो भी नेटवर्क होगा उसको वो फोन आपका ऑटोमेटिक हायर कर लेगा और एक बार विद कंट्रोल रूम वो फोन उस नंबर पर जाएगा जिस 2 नंबर सेव है, और वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपकी फोन कॉल को अवॉइड नहीं करे। कई बार ऐसे करता है कि अपने नंबर फीड कर दिया किसी मित्र का, हो गया, ये बार बार परेशान कर रहा है, क्या करना है। नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपकी एक मिस कॉल भी आ जाए, जब तक आपसे बात ना हो तब तक वो बेचैन रहे, वो नंबर, वो आपका मित्र का वो हो सकता है, घर का हो सकता है, रिश्तेदार का हो सकता है, ऐसा नंबर, वो नंबर सेव करके रखें। और इमरजेंसी नंबर सेव करने के यूट्यूब पर बहुत से वीडियो हैं, उसको देख करके आप नंबर को अपडेट कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीजें हमारे इस मोबाइल जो हमारा एक जीवन का पार्ट बन चुका है उसमें अपडेट करके रखें तो ये दुर्घटना के बाद में ये हमारा मित्र है, अन्यथा ये डिब्बा है। मैं आशा करता हूं कि आज के बाद इसे आप मित्र बना के रखेंगे, डिब्बा बना के नहीं रखेंगे। राम कुमार जी, एक थोड़ा सा मैं आपको जी जी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी 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 एक बार मेरे को कहीं देखने में आया था कि जी जो अपने पारिवारिक मेंबर हैं उनके जो नंबर हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, उनके ICE लिख करके नाम लिख दें। क्या ये जी सही है? आइस आइस करके, आइस, जब आइस मतलब आइस लिखा बेटे का नाम लिख दिया, आइस लिखा बेटी का नाम लिख दिया, आइस लिखा पत्नी का नाम लिख दिया, या जिस तरीके का देखो, मैंने ये जानकारी में आया था। तो बिल्कुल सर, मैंने मैं उसी ये तरीके बताना से चाहता हूँ कि जब हम कोई एक्सीडेंट हो जाता है और हमारे पास पुलिस या मेडिकल टीम पहुंचती है, वो फोन जब उठाती है तो उसमें ए डायल करती है और ब्लड रिलेशन ही देखती है। अब उस आइस में ब्लड रिलेशन अगर शो हो रहा है तो वो सही है, अगर वो ब्लड रिलेशन शो नहीं हो रहा है तो वो गलत है। सीधी सी सिंपल सी जानकारी है कि पिताजी लिखा है तो अनजान से अनजान आदमी जान पाएगा कि ये पिता है, पिता का नंबर है। और जब ब्लड रिलेशन के पास अपनी सूचना जाएगी तो अपने को बचाने के प्रयास होंगे।
अगर वो ऐसा अपना करते हैं तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन मेरा कहने का मानना है और हमें जो बताया गया है उसके अंदर ब्लड रिलेशन क्लियर शो होने चाहिए। यानी कि जी उसमें नाम के साथ पापा या भाई या बहन या हाँ, पत्नी। बिल्कुल, पापा मम्मी चाचा अंकल जो भी है ना, उसके अंदर ब्लड नाम मत लिखो आप। अपने जो परिवार के हैं उनके नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके ब्लड रिलेशन, जो रिलेशन है वो लिखो। फादर है, मदर है, वाइफ है, सिस्टर है, अंकल है, तो जो भी है। आइस लिखना ठीक नहीं है? जी जी नहीं, जी नहीं, ठीक नहीं, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि रोड सेफ्टी रूल के अकॉर्डिंग ठीक नहीं। जो क्योंकि जब एक्सीडेंट, नर्स है, डॉक्टर है, वो भी इसी चीज को वॉच करते हैं उसमें, और जो चीज पहले मिल जाए उसको कॉल करके उसको सूचना देते हैं। ओके ओके। तो इस तरीके से इस गजट को अपने कर सकते हैं। अब वैसे तो जीवन की 3 कलाएं होती हैं, और इस प्रोग्राम के बीच में मेरे गुरु अगर मुझे देख रहे हैं, कृष्ण लाल जी सुथार 24 पीवीएन, वो आज मैं जो हूं ना आपके सामने, जो बोल पा रहा हूं, जो कुछ कर पा रहा हूं, मैं खो खो के अंदर भी अपने हिसाब से बेटर करने की कोशिश कर रहा हूं, उन्हीं की देन है। सत नमन करता हूं, गुरु पूर्णिमा के पीछे निकली है। तो इसके बाद में जीवन की 3 कलाएं होती है योगा जी, और 3 कलाओं में अगर कोई आदमी माहिर है तो वो अपने लिए और अपने समाज के लिए बहुत उपयोगी, बहुत ज्यादा उपयोगी है, और तीनों कलाएं हर इंसान में होनी चाहिए। पहली कला ड्राइविंग। ड्राइविंग बहुत बड़ा आर्ट है, और ये कोई नासमझी वाला या अल्प बुद्धि वाला कर नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत आईक्यू की जरूरत होती है। ड्राइविंग, एक हमारे पास में एक घटना घटी, एक पड़ोस में ढाणी ढाणी है, वहां पर एक घटना घटी कि घर के अंदर 2 गाड़ियां खड़ी है, मेजर खड़ी है, स्विफ्ट खड़ी है, और रात का समय था, जैसे ही उन्होंने कोई बोर स्टार्ट किया करंट आ गया। करंट दोनों जनों के लग गया जो ड्राइव करना जानते थे। अब घर पे ताऊ जी हैं और छोटे भाई हैं, उनको ड्राइव करनी नहीं आई, रात का समय। अब आवाज लगाई इधर उधर, ढाणी में कौन सुने। फिर वो ट्रैक्टर ट्रॉली थोड़ा बहुत चलाना जानते थे, उनको उनके अंदर डाल करके 108 को फोन कर दिया और लेके गए सामने। तो वो सामने से एम्बुलेंस आई, वो सामने से वो लेके चले, घर पर गाड़ियां खड़ी है। वो 40 मिनट की देरी हो गई उनको वहां तक पहुंचाने में, वो 40 मिनट पहले पहुंच सकते थे। कैसे? अगर वो अच्छे ड्राइवर होते तो। घर पे गाड़ियां फिर भी ड्राइव करना नहीं आता। तो मेरा ये अनुरोध है कि अगर घर में 18 साल से ऊपर, 18 साल से कम आयु के ड्राइव नहीं करें, बच्चे भी ड्राइव नहीं करें। बच्चों के बारे में अब नया जो रूल आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि अगर 18 साल से कम आयु का और विद गियर जो ड्राइविंग अगर आप करते हो कार बाइक, तो अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या चालान बनता है तो पहली कार्रवाई जिसकी गाड़ी है उस पर होगी, सेकंड कार्रवाई माँ बाप पर होगी, और थर्ड कार्रवाई उस बच्चे पर होगी। तीनों पार्टियां बनेगी इसलिए, और इन पर बहुत भारी भरकम जुर्माना लगाने की सरकार ने प्लानिंग क्या चल भी रही है। इसलिए 18 साल से कम आयु, चाहे आप कितना ही अच्छा बच्चा ड्राइव करता हो, ड्राइव नहीं करना है। 18 साल, और 18 साल आयु सरकार ने क्यों रखी है, हमने भी क्वेश्चन किया था। हम देखते हैं कि 16 साल का बच्चा बहुत अच्छा चला रहा है, 15 साल का बच्चा बहुत अच्छा चला रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि 18 साल से कम आयु में बच्चे में ये जो जजमेंट पावर है वो वीक होती है। जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है तो अपना पराया, घर के बारे में, भविष्य के बारे में कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ हवा में उड़ना चाहता है, वो जी जी। स्पीड में भागना चाहता है। यही मेन रीजन है। और जब 18 साल से ऊपर होता है तो वो अपने परिवार, बच्चों के, आस पड़ोस के, सबके बारे में सोचता है, और उसके अकॉर्डिंग वो तेज नहीं चलता, रूल को फॉलो करने में महत्ता देता है। इसलिए सरकार ने जो एज है वो 18 साल रखी है। इसलिए कई स्कूलों के अंदर बच्चों को छोटा मोटा सामान लेने के लिए भी बाइक उपलब्ध करा देते हैं कि जब बेटे ले आ। वो भी बहुत बुरा प्रचलन है। अगर कहीं किसी कारणवश कोई घटना घट गई तो सबके मुसीबत आने की संभावना है। इसलिए मेरा ये मानना है कि खुद रिस्क उठाएं, अगर जाना है तो आप खुद लेके आए। ड्राइव, बच्चों को ड्राइव करना वैसा ही है जैसे किसी नादान व्यक्ति को भरी हुई बंदूक दे देना,
वो किसको मारेगा, कहाँ गोली लगेगी, कोई पता नहीं। इसलिए बच्चों से ड्राइव नहीं करना चाहिए। और ड्राइव अगर 18 साल से ऊपर हो गया तो प्रोफेशनल ड्राइवर के सानिध्य में रह के अच्छी ड्राइविंग सीखिए। आप राजस्थान के अंदर वैसे 2 सरकारी ट्रेनिंग स्कूल बने हुए हैं, अजमेर में माकूपुरा है, एक और अभी बना है, वहां 45 दिनों की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग को लीजिए, ये बहुत बड़ा आर्ट है, इसको सीखिए फिर आप ड्राइव कीजिए। क्योंकि जब आप चल रहे होते हैं तो आप अपनी और आपके साथ चलने वालों की सारी की जान की जिम्मेदारी आपके पास होती है, इसलिए जी अच्छा ड्राइव बनिए। दूसरा जो आर्ट है वो है स्विमिंग। जब मुझे ये पता लगा कि स्विमिंग बहुत बड़ा आर्ट है और जीवन की कला है, तो मुझे सौभाग्य से ग्रामोत्थान में 12 दिन का एक ट्रेनिंग करने का मौका मिला। उस दौरान वहां पर स्विमिंग पूल था, मैंने 12 दिन वहां लगातार स्विमिंग की। और स्विमिंग पानी के बारे में कहते हैं कि आग से घिरा हुआ आदमी बच सकता है, लेकिन पानी से घिरा हुआ व्यक्ति नहीं बच सकता यदि उसके पास टेक्निक नहीं है। तो स्विमिंग एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी है और बहुत बड़ा आर्ट भी है। तो स्विमिंग में होता ये है कि जैसे आप कोई आदमी डूब रहा है तो मोस्टली क्या करते हैं कि मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूँ, स्विमिंग में जैसे आदमी डूब रहा है, डूबने वाला आदमी और आपको स्विमिंग आती है, बचाना नहीं आता, तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बचाना तो चाहिए। ये कंडीशन होगी, मेरे को स्विमिंग आ रही है लेकिन बचाना नहीं आ रहा है, आदमी सामने डूब रहा है, तो लोग जज्बे में जोश में कहते हैं कि बचाना चाहिए, जबकि मैं ये कहता हूं कि नहीं बचाना चाहिए। वहां कैजुअलिटी एक है, फिर कैजुअलिटी डबल हो जाएगी। अगर आपको बचाना नहीं आता तो बचाना नहीं चाहिए। और बचाने की सिंपल सी टेक्निक है, उसमें कोई ज्यादा महारत नहीं है। मैंने एक उदयपुर के पिछोला झील पर इसका लाइव डेमो देखा कि कैसे डूबते व्यक्ति को बचाते हैं। तो उसके अंदर ये था कि जो डूब रहा है आदमी वो 15 से 20 मिनट लेता है, जीवन दाव पर होता है उसका। तो डूब रहा आदमी है, अगर आपको स्विमर आ रहे हैं, बच्चे अच्छी स्विमिंग आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके सामने से नहीं जाना आपको। ऐसे नहीं है कि जोश जोश में जंप मार दो पानी में, जंप नहीं मारनी, उसके सामने से नहीं जाना। सामने से जाना अनिवार्य है, मतलब वो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको अंडरग्राउंड स्विमिंग आनी चाहिए, पानी के नीचे नीचे उसके पास जाके निकले। और मुख्य बात जो है वो ये है कि उसको कंट्रोल देना नहीं, किसी को हाथ पकड़ना, लैप जाते ही पास क्या पकड़ करते वो बिजली की फुर्ती से आपका झपटेगा और आपको कवर कर लेगा, ऐसे जकड़ लेगा, और उस समय आप कहो छोड़ छोड़ छोड़, वो नहीं छोड़ेगा। उस समय आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप अच्छे स्विमर हो तभी तो आप उसके पास गए हो। आपको ये नहीं बोलना है कि छोड़ छोड़ दे। जब उसने आपको जकड़ लिया, आप उस पानी के नीचे ले जाओ गहराई में। जब गहराई में जाओगे, उसके मुंह में कान में पानी जाएगा, वो आपके जरिए बचना चाहता है, डूबना नहीं चाहता। जब उसे लगेगा कि ये मेरे को डुबो रहा है, वो आपको छोड़ देगा। जब आपको छोड़ दे तो इस काम में आपकी पावर लग जाएगी, शक्ति। तो शक्ति को संचय करना फिर जरूरी है। 20 से 30 सेकंड आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, उससे थोड़ा दूर रहिए। और जब आपको लगे कि अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ, अपने आप को सेव कर लिया, फिर आप उसको वही बात, कंट्रोल देना नहीं है, उसका कॉलर पकड़िए, कान पकड़िए, बाल पकड़िए, क्योंकि एक हाथ से तो आपको स्विमिंग करनी है, एक हाथ से उसको कंट्रोल करना है, उसको पकड़ के किनारे ले जाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो किसी बेशकीमती जान बचा पाएंगे। ये भी एक एक्सीडेंट का रीजन है। इसके जी अलावा हम बात खड़े भी लोगों की बचा सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम रस्सी डाल देंगे, लकड़ डाल देंगे, पाइप डाल देंगे, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल हमारे पास उपलब्ध होते हैं जिससे हम जान बचा सकते हैं बगैर पानी में उतरे। उसके लिए मान लो ये घटना गांव में हो रही है, तो आपके आसपास घर पे अंदर बिस्लरी की बोतलें मिल जाएगी, खाली की, प्लास्टिक की 5-4 बोतलें जो भी मिले, आप उसको खाली झट से खाली कर लें, ढक बंद करें और एक रस्सी लें। अगर ग्रामीण प्रवेश है तो आपको कोई भी रस्सी मिल जाएगी, अगर खेत घर में पशु पाले हैं तो न्याणा जिसे बोलते हैं धोने के लिए, वो मिल जाएगा। कोई भी रस्सी मिल रही, रस्सी लेनी है और उसका बेल्ट बनाना है। एक एक गिट्स छत्ती पर उन 500 बोतलों को आप बांध दीजिए। 5 मिले, 4 मिले, 3 मिले, जो भी है, एक बार जो भी आपको ऑप्शन मिले, कम से कम 3 बोतलें हो, अधिकतम 5 हो तो बेटर रहेगा, 6 हो तो और बेस्ट रहेगा। तो उसको बांध लें और मान लो आपने 5 बोतलें बांध दी और इस काम में लगेंगे आपको 2.5 से 3 मिनट, और उसकी तरफ फेंक दो आप, केला पकड़।
अगर आपके द्वारा फेंकी हुई वो 500 बोतलें उस व्यक्ति के पास गिर गई, वो पानी में ऐसे कर रहा है, हाथ मार रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, अगर वो हाथ में उसकी बोतलों की रस्सी दब गई और बोतलें उसके हाथ में आ गई, जैसे उसने दबाया वो इतना कंठ यहाँ तक पानी के ऊपर हो जाएगा और बाकी नीचे खड़ा रहेगा, बस मुंह उसका ऊपर हो जाएगा, एटलीस्ट 5 लीटर हवा का सपोर्ट मिल जाएगा, और उस समय वो वैसे खड़ा रहेगा, फिर आपको मौका मिल जाएगा उसको बचाने। हम ऐसा करके भी जान बचा सकते हैं। प्लस मान लो बोतलें नहीं है घर के अंदर, गाँव के अंदर जो डीजल के पेट्रोल के कैन रखते हैं, जेरिकन जिसे बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, कैन, वो अगर कैन मिल रही है उसके अंदर वस्तु है तो उसको डोल दो ऑन द स्पॉट। ऐसे नहीं है कि मैं ढूंढ रहा हूँ उसको खाली करने के लिए, उसको खाली कर दो ऑन द स्पॉट, चाहे जमीन पे डोलना पड़े डोल दो। रस्सी जरूर लेनी है, 2 कैन अगर 5-5 लीटर की मिल गई, रस्सी ले ली, ढक बंद किया, रस्सी से बांधी और उसकी तरफ फेंक दिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक बेशकीमती जान बचा पाएंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने आसपास जो है खेतों में डैम बने हुए हैं, डिग्गियां बनी हुई है, अगर डिग्गियों के पास ऐसा रॉ मटेरियल बना करके एक टेम्परेरी रूप में अगर वहां रख दें तो हो सकता है कोई कैजुअलिटी हो रही हो और तो वो एक सहायता के रूप में काम आ सकता है और किसी की जान बचाई जा सकती है, और ऐसा हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ये था इसमें स्विमिंग में। अब तीसरा जो आर्ट है वो है प्राथमिक उपचार। फर्स्ट प्राथमिक सहायता जो है, उपचार न कहें सहायता कहें, ये एक ऐसी कला है, इससे भी हम लोगों की जान बचा सकते हैं। जैसे आप जा रहे हो और 3 व्यक्ति गिरे पड़े हैं, तो आपने देखा कि एक आदमी रो रहा है, एक आदमी इधर उधर देख रहा है और एक आदमी स्मूथ पड़ा है, लंबा, कोई मूवमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में लोग भागते हैं और रो रहा है उसको चुप कराते हैं, तेरी क्या हो तेरी क्या हो। जो व्यक्ति रो रहा है देख रहा है वो मरेगा नहीं, वो फर्स्ट एड की आवश्यकता है, वो सही है, गोल्डन आवर उसका चल रहा है जो नीचे लेटा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको जाकर चेक करना चाहिए कि क्या तुम ठीक हो, उसके कंधे पे हाथ रखिए, क्या तुम ठीक हो। अगर उसने आंख खोल ली और आपको रिप्लाई दे दिया लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, तो आप मान के चलिए, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो, आप मान के चलिए कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, इसके कारण वो उठ नहीं पा रहा है। अच्छा, तो आपको करना क्या है, अब उसको होते क्या है कि अपने ये डेमो, लाइव डेमो होता है, वैसे तो मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ, उसको लोग उठाते हैं बोरी की तरह, 2 आगे लगे 2 पीछे लगे, ऐसा नहीं करना है। तो उसको करना क्या है, तो हमें बताया गया कि क्या उठाना नहीं है तो क्या करेंगे, आदमी तड़प रहा है, आपको हॉस्पिटलाइज करना है तो कम से कम 3 व्यक्ति चाहिए। अब 3 व्यक्ति उठाने की जो प्रक्रिया है वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले उसको अगर 3 व्यक्ति नहीं आ रहे तो आराम की मुद्रा में लिखा देना चाहिए। आराम की मुद्रा वो है, अपने जो सोते हैं वो 3 प्रकार की मुद्रा होती है, एक तो फ्लैट सोते हैं सीधा, एक बाई करवट जिसमें बाई साइड अपने ऊपर रहती है, एक दाई करवट जिसमें दाई साइड ऊपर रहती है। जो आदर्श जो आराम की मुद्रा है वो बाई साइड वाली बनी रहती है, और हम बेड पर भी उसी मुद्रा में सोते हैं, बाई साइड आपकी ऊपर होनी चाहिए, और जो बाई साइड ऊपर है तो बाई साइड कान ऊपर रहेगा, लेकिन इससे पहले ये ध्यान रखना चाहिए अगर उसके कान में खून आ रहा है तो आप आराम की मुद्रा भूल जाइए, फिर हमें वो कान नीचे रखना है जिसमें खून है, वो खून निकलता रहना चाहिए, किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपने वो कान ऊपर कर दिया और उसका कान में खून जमा हो गया, क्लोट जमा हो गया, तो वो उसके जीवन पर भारी होगा। तो अगर उसके कान में खून नहीं आ रहा है तो ही आप उसको आराम की मुद्रा में दीजिए, फिर सांस आएगा, फिर 3 व्यक्ति आ जाए तो स्ट्रेचर के पर उसको उसके हाथ बांधे, पैर बांधे, और 3 आदमी, उसको एक मुद्रा होती है, कभी मौका मिले तो आपको उसका डेमो में भेजूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको उठा करके हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। अब ये तो थी बात जब चेतन अवस्था में, मान लो आपने उसको चेक किया और आपने उसको देखा, कंधे पे हाथ लगाया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, मान लो ना तो वो हिल रहा है ना कोई आंखों में मूवमेंट है, फिर आपने उसकी चेस्ट पे जेब की साइड बाई साइड कान रख के, नाक पे उंगली रख के, पेट की ओर निगाह रख के आपने देखा, ना उसकी हार्ट बीट चल रही है, ना उसकी सांस चल रही है, ना पेट में मूवमेंट है, हम क्या मानते हैं उसका? लोकल भाषा में सामान्य लोग
अपने यही मानते हैं कि ये आदमी मर चुका है, डेड हो चुका है, इसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी है। जबकि मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमें भी बहुत बड़ा झटका लगा था जब हमें पता लगा था कि कोई भी व्यक्ति हार्ट बीट बंद होने से नहीं मरता है जब तक अच्छा। कि उसका ब्रेन डेड नहीं हो जाए। और जब भी ऐसा कोई एक्सीडेंट, हादसा होता है, हमारी ब्रेन के पास ऑक्सीजन की जब तक सप्लाई रहेगी ब्रेन डेड नहीं होगा। और ऑक्सीजन की सप्लाई 5 मिनट की कैपेसिटी होती है हमारे शरीर के अंदर ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करने की। अगर उस 5 मिनट, जैसे हादसा हुआ, उसका हार्ट बीट बंद हो गया, ब्रेन को 5 मिनट की कैपेसिटी शुरू होगी, उसी दौरान अगर कोई सीपीआर देने वाला व्यक्ति वहां पहुंच जाए और उसको उचित तरीके से सीपीआर दे दे, तो उस व्यक्ति की हार्ट बीट और सांस वापस शुरू हो सकती है। ये एक अपने एक तरह से इंजन है जिसको धक्का देके स्टार्ट कर सकते हैं। यानी और कि ये मुंह से धक्का सांस लेना। सिंपल जो है, आप और हम, एक गांव का अनपढ़ आदमी भी सीपीआर कर सकता है। पर सिंपल यानी सी कि प्रक्रिया है इसका जिसका मतलब हमें है नॉलेज कि होना चाहिए। मुंह से होना सांस क्या है, देना, फर्स्ट ऑफ इसका ऑल मतलब उसका, ये है आपका। जी हाँ, मुंह से सांस देना। हाँ हाँ, उसी को सीपीआर कहते हैं। हाँ, ठीक। चिरंजीवी सीपीआर उसी को कहते हैं जो मुंह से सांस लेते हैं। उसमें करना क्या है, आपको उस व्यक्ति को सीधा लेटाते हैं और थोड़ा कमर को इसे ऊपर करते हैं ये, और मुंह खोल के देखें। अगर उसका एयर वे क्लियर नहीं है, हो सकता है जुबान तालू के लगी हो, तो जुबान को उंगली डाल करके साफे से, जैसे भी रुमाल से, उसको सीधा करते हैं। फिर ये चीज जैसे ऊपर कर दी, आपके ये वोकल कॉर्ड्स खुल जाएंगे जैसे ऊपर करेंगे। और उसका मुंह खोलें, मुंह पर रुमाल रखें और 2 गुब्बारे में जैसे हवा भरते हैं वैसी सांस उसके अंदर भर दें। भरने के बाद में फिर उसको 90 डिग्री एंगल पर घुटनों के बल बैठ करके और एक पॉइंट जज करना है जो आपको पंप करना है। वो पॉइंट जज करने के सिंपल सी प्रक्रिया है। जैसे अपने सिंपल भाषा में कोडी बोलते हैं, मिड पॉइंट होती है ना, जो फेफड़ों के बीच में एक छोटी हड्डी होती है, कोडी। इसे सामान्य भाषा में हो सकता है कहीं और कुछ बोला, हमारे यहाँ इधर कोडी बोलते हैं इसको। इस कोडी को जज कर लिया, इससे 3 उंगल ऊपर, अगर युवा है, इसकी एज 18 से ऊपर है, तो इसके लिए, सबके लिए एक ही पैटर्न रहेगा। 3 उंगल ऊपर और बाई साइड जेब की तरफ। अब बाई साइड का जज कैसे करना है, अगर जेंट्स है और शर्ट पहन रखी है तो अपने पॉकेट बाई साइड है। अगर यह महिला है तो अपने को जज करना है, तो उसके, अगर महिला है तो अपने नोज पिन जो है वो बाई साइड होती है, तो अपने को जज हो जाएगा। अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है, टी शर्ट पहनी है, बच्ची छोटी है, जो भी है, तो हमें अपना जो विवेक काम लेना है कि बाई साइड कौन सा है। तो बाई साइड जैसे आपने ये पॉइंट नोट कर लिया, उसके बाद में अपने जो ये हाथ है, इसके हाथ के जो ये उभार है, ये उभार आपको ऐसे, जो भी आपका मजबूत हाथ है, चाहे राइट है लेफ्ट है, जो हाथ मजबूत है उसको आप नीचे रखना है और ऊपर के हाथ को ऐसे बेल्ट कर देना है। और उस व्यक्ति पर 90 डिग्री एंगल पर घुटने टेक करके उसके ऊपर पूरा वेट ऐसे 90 डिग्री एंगल पर उस पॉइंट को पंप करना है। कितनी बार? 30 बार। अब 30 की काउंटिंग 1 से 10 में, 1 से 30 में, जो आपको याद रहे। 30 बार पंपिंग करनी है, सांस देनी है, पंपिंग करनी है, सांस देनी है, पंपिंग करनी है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक आप मेडिकल टीम नहीं पहुंच जाए। और इसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण, सच्ची घटना, जयपुर देवास के पास हमें बताई गई कि एक सीपीआर की ट्रेनिंग देने गए, जैसे गांव के अंदर महिलाएं बैठी थी, वो बात कर रहे हैं कि आज हमें पता लगा है कि ये बच्चा कैसे बचा के, कैसे कि आज से, उन्होंने जो मैम थी उन्होंने पूछा उनसे भी आप क्या बात कर रहे हो और क्या पता लगा, तो उन्होंने बताया कि आज से 2 साल पहले इस गांव का एक बच्चा, जिसकी 1 महीने पहले शादी हुई थी, और वो खेत के अंदर बोर चलाने गया। जैसे उसने बोर स्टार्ट किया, करंट लग गया, हार्ट बीट बंद हो गई। घर वालों ने उसको मर्द समझ के आंगन के अंदर लाके लेटा दिया, और उस एक तरफ उसकी माँ बैठ गई, उस एक तरफ उसकी बीवी बैठ गई, और बदहवास होकर के छाती पर चूड़ियां तोड़ते हैं ना, जैसे ऐसे मारे जा रही है, एक बार वो मार रही है, एक बार वो मार रही है। ये प्रक्रिया 35 से 40 मिनट चलती रही, और घर वाले क्रियाक्रम में वो काम में लग गए। और 35 से 40 मिनट बाद में वो व्यक्ति उठ के बैठ गया। कारण ये था कि अनजाने में सीपीआर हो गया। अगर हम सांस नहीं देते और हार्ट को पंप करते हैं तो भी हमें रिपोर्ट मिलने की, अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। और जो युवा है, 45 साल की एज तक है, उनके अंदर रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जी। इवन 35 से 40 मिनट में आपको रिजल्ट मिल सकता है।
जबकि होता ये है कि गांव के अंदर नाड़ बंद होगी ताऊ तो गए, मतलब कहने का तात्पर्य है वो उस और प्रयास ही नहीं करते। तो अगर ऐसी घटना है, मैं मंच पे नाम लेना चाहूंगा है हमारे सुभाष जी माकड़ पीटीआई मुकलावा, उन्होंने अपने पापा को सीपीआर दे करके 2 बार सीपीआर दे करके 11 साल जिंदा रख दिया। अगर वो नहीं होते, उनके पास सीपीआर नहीं देते, तो 11 साल पहले वो एक्सपायर हो गए। ऐसी बहुत से उदाहरण है। तो सीपीआर एक छोटी सी जानकारी है, लेकिन जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो किसी की जान बचा पाएंगे। और इसमें एक मुख्य बात जो ध्यान रखने वाली बात है, अगर बच्चा 0 से 2 साल का या 3 साल का है तो वो पूरे हाथ का वेट नहीं लेगा। उसको आप ऐसे अपने गोदी में लिटाइए, मुंह से सांस लीजिए, और ये जो उंगली है ऐसे, वही हार्ट कोडी से ऊपर 1-1.5 उंगली ऊपर, और जो पॉइंट मिल रहा है उसको आपको ऐसे दबाना है, ऐसे उंगली से दबाना है। अगर ये कंडीशन 3 से 12 या 15, 18 साल के बीच में है, तो फिर आपको आपके विवेक के हिसाब से, क्योंकि पूरा वेट आपके दोनों हाथों का वेट 18 साल से ऊपर का लेगा, उससे कम आयु का है, जितनी आयु का है, तो वेट आपको उसी प्रकार से एक हाथ से वेट दीजिए। पंपिंग करते समय सांस वही देनी है, काउंटिंग वही करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक बेशकीमती जान बचा पाएंगे। और एक घटना और भी घटी थी, मैं बताना चाहूंगा, मेहरानगढ़, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के अंदर 2009 में, उसके अंदर एक नवरात्र के दिन दीवार टूटी थी, और एक आंकड़े के हिसाब से, अलग अलग आंकड़े बताते हैं, लेकिन एक आंकड़े के हिसाब से 278 लोगों की जान चली गई थी। तो एक फौरन की टीम आई कि इतने लोग दम वो गिरने से कैसे मर गए। फौरन अंग्रेजों की टीम आई, उन्होंने सर्च किया, बहुत सी रिपोर्टें, उनकी मेडिकल रिपोर्टें सारी सर्च करने के बाद में जो रिपोर्ट बनाई उन्होंने, तो हमारी सरकार ने भी पूछा कि हमें भी बता के जाओ कि क्या हुआ, कुछ नॉलेज हो जाए हमें। तो उन्होंने जो रीजन बताया तो सरकार के होश फाख्ता हो गए। उसमें ये था कि उन्होंने ये दावा किया था कि 278 में से 251 लोगों की जान दम घुटने से, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा युवा थे, लड़के लड़कियां ज्यादा थे। और उन्होंने ये दावा किया कि अगर इन लोगों को जनरल सीपीआर दिया जाता 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, तो उनकी जान बचाई जा सकती। अगर एक व्यक्ति की जान बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, और सीपीआर के अभाव में 251 लोगों की जान चली गई, तो बहुत बड़ा वो सदमा था। उसके बाद में राज्य सरकार ने सीपीआर के लिए रोड सेफ्टी विंग में भी एक ट्रेनिंग आयोजित की और लोगों को जागरूक भी किया, अभी भी जागरूक कर रहे हैं। तो इस बारे में भी हमें नॉलेज रखना चाहिए, कुछ करने से बेटर है हम कुछ कर पाए। तो ये था सीपीआर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं सड़क पर चलते समय या घर पर? हम इतनी बढ़िया, अगर आपने बात सुन ली तो उसको, बातों को फैलाइए आप। मैं ये कहता हूँ कि आप बच्चों के साथ सड़क पर होने वाले संकेतों के बारे में बात कीजिए कि ये किसका संकेत है, बच्चे उसमें रुचि जागृत होगी। ये किसका संकेत है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, स्पीड का है, ब्रेकर का है, जेब्रा क्रॉसिंग है। क्योंकि हम जब बात करेंगे ना, क्योंकि भविष्य के ड्राइवर वही है, उनको ट्रेन करना है, तो हमें इन बातों की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा घायल व्यक्ति को मोस्टली लोग पहले पहुंचाने से, हॉस्पिटल पहुंचाने से डरते थे। अभी भी कईयों के मन में भ्रांति है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि घायल व्यक्ति को अगर आप उठा करके हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल में कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, प्राइवेट सरकारी कोई मायने नहीं रखता। पहली बात, जैसे ही आप उठाओगे उसे और हॉस्पिटल पहुंचाओगे, तो आपसे किसी प्रकार के आपको पता लिखने की जरूरत नहीं है, एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, प्लस आपसे किसी प्रकार की मनी यानी इसके खर्च, इलाज खर्च के पैसे की डिमांड भी हॉस्पिटल नहीं करेगा। इतनी अच्छी बात है। अगर आप गुड फेथ के जरिए वहां रुकना चाहते हैं, अपना एड्रेस देना चाहते हैं, वो अलग बात। इसलिए अगर आपके सामने कोई दुर्घटना घट रही है तो आप 108 को फोन कीजिए अपने पर्सनल व्हीकल में, कैसे भी है, एक मानव सेवा का मौका आप मत गवाइए, जरूर कीजिए। अगर आप 108 को फोन कर रहे हैं तो वो भी एक मानव सेवा है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। हो सकता है आपके छोटे से प्रयास से किसी की जान बच जाए। और सरकार ने अब तो ये भी लागू कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति ने
उठा करके वो सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उसके कारण उसकी जान बच गई, तो उसको सरकार इनाम भी देगी गुड सेमेस्टर के नाते, ये भी लागू कर दिया है। तो सरकार की योजना का फायदा भी उठाइए और घायल व्यक्तियों को मुख्यतः उनकी सहायता कीजिए। इसके अलावा एक रीजन है जब पुलिस आपको बुला सकती है, बुला भी नहीं सकती, वो ये है कि अगर एक्सीडेंट आपके सामने हुआ है, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, भी एक्सीडेंट कैसे हुआ, आप उसके एविडेंस है, आप उसके गवाह हैं, तो आपको पुलिस एक बार, सिर्फ एक बार कोर्ट आपको एविडेंस के लिए बुलाएगी वो भी अगर आप आना चाहो तो। अन्यथा अगर आप आना नहीं चाह रहे हो, मेरे पास समय नहीं है, तो पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी उगाई लेगी। ऐसे नहीं है कि आपको बाध्य करेगा कि आप कोर्ट आइए। इतनी रिलीफ दी है सरकार ने। दूसरा, अगर आप पुलिस में उस एक्सीडेंट के एविडेंस के रूप में आप जा रहे हैं, तो उस दिन का मानदेय की मांग भी, टीएडीए के भुगतान भी कोर्ट द्वारा और पुलिस द्वारा किया जाएगा, ऐसा भी रूल के अकॉर्डिंग लिखा है जी। तो अगर हम ऐसी जानकारी रखते हैं तो हमें सहायता जरूर करनी चाहिए। पैसे एक अलग मैटर है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आपके सामने कोई आदमी तड़प रहा है और अगर आप उसकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके सारे किए पुण्य वो खत्म। आपको अवश्य सहायता करनी चाहिए। और इसके अलावा हम अपने आसपास, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने आसपास जैसे पहले अपने घर पे सुधार करें, अपने खुद एक आइडियल बने, बच्चों को सिखाएं, फिर आप अपने आस पड़ोस के लोगों को अवेयर करें, फिर अगर समय है तो समाज को अवेयर करें, फिर अगर समय है तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मानव सेवा है। अगर आपके प्रयास से, आपके शब्दों से किसी एक की जान बच जाए, तो भी अपने आप में बहुत बड़ी एक देन होगी आपकी समाज के लिए। और इसके अलावा एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। जब मैंने ये ट्रेनिंग ली तो मैंने वीरेंद्र जी राठौड़ को और प्रेरणा सिंह मैम को फोन लगाया कि मैंने, सर आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी हमें, और मैं तो उनका ये जो बता रहा हूँ आपको, यूं मान लो कि आप 5% ही है। बहुत बातें उन्होंने बताई जो पूरा दिन लगे रहे तो भी पूरी नहीं हो गई, ऐसी ऐसी बातें। तो उन्होंने कहा आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, हम इसको जमीनी स्तर पर कुछ करना चाहते हैं, आप हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि बेटे अगर आपकी जॉब कहाँ है, मैंने कहा जी मेरी गांव के अंदर है। तो आप ऐसे कीजिए, गांव के अंदर जो ट्रैक्टर ट्राली ऊंट गाड़ा बड़द गाड़ा है, आप उनके रिफ्लेक्टर लगा दीजिए। उन्होंने रिफ्लेक्टर, फिर उन्होंने रिफ्लेक्टर के बारे में जानकारी ली। अब रिफ्लेक्टर के लिए ये था कि वो तो अलग टाइप है, फिर उन्होंने उसका ऑप्शन ढूंढा रेडियम पट्टी। फिर मैंने रेडियम पट्टी के लिए इधर उधर प्रयास किया, कोई समाज सेवी सज्जन मिल गए, सूरतगढ़ से हैं सुनील जी छाबड़ा, उनसे मैं संपर्क किया। उन्होंने मुझे दिल्ली से आए रेट रेडियम उपलब्ध कराई बहुत कम कीमत पर, और मैंने वो एक टीम बनाई स्टाफ के साथ, पूरे स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ। हम संडे संडे को सुबह 6 से लेकर के 9-10 बजे तक घर घर जाकर के, एक एक घर घर जाकर के पूरी पंचायत को रेडियम युक्त कर दिया। सरदारपुरा का जो रायसेनर की पंचायत है, आज भी उस गांव की अगर ट्रॉली मार्केट जाती है तो वो दूर से पहचानी जाती है। कारण ये कि उसके अच्छे रेडियम लगा है, लेकिन 3-4 साल हो गए, अभी कईयों को उतर गया, लेकिन अभी कईयों को पड़ा है। जिस गांव का मैं निवासी हूँ, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। जिस गांव का मैं निवासी हूँ, मैंने यहाँ भी प्रयास किया, ज्यादा तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने 50% घरों में एक मिशन चलाया, यहाँ के सरपंच के साथ मिलकर, यहाँ के युवाओं के साथ मिलकर, यहाँ के जो कर्मचारी। अभी आप सुन रहे हैं रविवारीय सहज चर्चा का कार्यक्रम, और आज के इस अंक में हमने आमंत्रित किया श्री राम कुमार पीटीआई को, जो सड़क यातायात के विशेषज्ञ हैं। उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको, और आप बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, और काफ़ी संख्या में हमारे साथी इसमें जुड़े हुए हैं। तो नेटवर्क की वजह से एक बार डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं पुनः जोड़ता हूँ। जी।
आवाज नहीं आ रही सर, आपकी स्नैप नहीं आ रही है। हाँ, अभी आपकी यहाँ ज्वाइनिंग शो हो रही है, आवाज तो आई है थोड़ी सी आपकी। जी हेलो, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आपकी आवाज आ रही है सर। वैसे टाइम भी काफी हो गया सर, अभी 9:30 के करीब हो गया है, काफी लंबा चल गया अपना आवाज सेशन। आवाज आपकी आ रही है, लेकिन वो ज्वाइन होकर के फोटो नहीं आ रही। हाँ, अब आ गई आपकी है। आपकी फोटो नहीं आ रही सर। जी हाँ, सर, मेरी नहीं आ रही। आपकी नहीं आ रही सर। मेरी आवाज आ रही है ना अब? हाँ आवाज आ रही है सर। अच्छा, फोटो नहीं आ रही मेरी? नहीं फोटो नहीं। आपकी फोटो फिल होकर के दिखाई दे रही है। हाँ जी। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जी एक बात मैं भी पूछ लूं। हाँ सर, उसका अगर देख पा रहे मेरे हैं को तो भी कमेंट में लिखिए। जो कमेंट आ रहे हैं उनके जवाब आप बाद में दे सकते हैं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद दे दीजिएगा। अच्छा, सड़क के ऊपर जी सर। कई प्रकार की सफेद लाइनें खींची गई होती हैं दोनों साइडों में और सेंटर में भी होती हैं। और कई जगह तो क्या है कि बीच में जो जी लाइन है वो कटी कटी सी होती है, और कई जगह डबल लाइन होती है, वो कटी कटी सी होती है। और कई जगह डबल लाइन होती है लेकिन वो कहीं से भी कटी नहीं होती है, सेंटर में होती है। जो उसका क्या अर्थ आप हम्म। बताना चाहेंगे? ये दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, ड्राइवर के लिए। जी। रोड पर लाइन होती है, जो पीली पट्टी होती है, पीली पट्टी कटी मेरा कटी, सवाल आप तक या व्हाइट पट्टी। जी हेलो। हाँ जी, हेलो। मेरा सवाल पहुंच गया आप तक? हाँ मैं सवाल बोल रहा आपने हूँ। ये कहा भी, जो लाइन कटी कटी होती है। हाँ, ये तीन प्रकार की लाइनें जो रोड के ऊपर दिखाई देती हैं, खासकर हाईवे पे तो होती ही हैं। इसमें कोई ना कोई तो राज छिपा होगा जिसका हमारे ड्राइवर लोगों को मालूम नहीं है। कनेक्शन फेल हो गया, मैं दोबारा जोड़ता हूँ आपको। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आई है? हेलो। हाँ सर। अभी आपके मेरी पिक्चर आवाज आ नहीं रही है आई सर है, आपको? ज्वाइनिंग शो हो रही है। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। आवाज हाँ जी, आवाज आपकी कट कट के आ आवाज रही है, आ रही है। साफ नहीं आ रही है। आवाज आ रही हेलो। है आपकी। जी सर। मेरी आवाज आई? नहीं, आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है सर। हाँ, वो कोई थोड़ी उधर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई है। पिक्चर भी आपकी स्टिल हो करके आ रही है। ओम प्रकाश जी सुथार बोलते हैं, भाई जी जल्दी जुड़ो। हम हम्म। जल्दी जुड़ गए आप हैं जी। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप इन तीन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, बोल दीजिए आप। आवाज आ रही है आपकी। जी, पहला प्रश्न जो लाइन कटी कटी होती है उसका। हाँ, सेंटर में, सड़क के सेंटर में होती है जो। हाँ जी, सेंटर के अंदर जो लाइन कटी कटी होती है वो ये साइन है कि आप उसमें कलर कलर एक मायने रखता है। अगर वो पीली लाइन है। वाइट ही होती है, वाइट कलर की है। जी जी,
वाइट लाइन है, कटी कटी है, तो वहां आप ओवरटेक कर सकते हैं। उस लाइन में से दूसरी लाइन में जाकर के आप ओवरटेक करके अपनी लेन में वापस आ सकते हैं। अगर वहां लाइन कटी हुई नहीं अच्छा है और बिल्कुल क्लीन है, लंबी है, एक जैसी है, तो वो एक अदृश्य ड्राइवर डिवाइडर है। उस समय वहां पर अगर आपको वहां ओवरटेक करना है तो उसको यथासंभव उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हेलो, मेरी आवाज अच्छा। सुन रहे हैं सर आप? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, जी सर। और जहाँ डबल लाइन चलती है और बिना कटी हुई होती है सेंटर में, वो एक डिवाइडर है, वो तो सफेद रंग की। आपको किसी भी हालत में वो तो क्रॉस करनी ही नहीं है, क्योंकि वहां जो दोनों डबल लाइन तरफ से बनी हुई है इस स्पीड पे। है वो हाई होगी व्हीकलों की। ओके। जी सर। ये ज्यादातर मोड़ कर्व के अंदर ये लाइनें होती है जहां ये बनाई होती है कि इसको आप कवर ओवरटेक नहीं करें, क्रॉस नहीं जी करें। जी। और और कोई सर, इस विशेष? मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मैं अकेला इसमें नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ओम जी सुथार हैं, वरिष्ठ पीटीआई गणेशगढ़, जसविंदर जी जूडो कोच हैं, कुछ मीडिया कर्मी भी हैं जैसे भूपेंद्र जी हैं, लवीश जी हैं, अशोक जी बब्बर हैं। इन्होंने बहुत से प्रोग्राम कराए हैं रोड सेफ्टी के। और इसके अलावा एक रोड सेफ्टी ग्रुप बना हुआ है जो जगह जगह सड़क सुरक्षा सेमिनार आयोजित होता है। वो उसके अंदर राकेश जी ठकरानी है गरसाना से, पतराम जी सुथार हैं 10 सरकारी से अध्यापक, और कृष्णलाल जी वरिष्ठ पीटीआई सुथार हैं 10 से, जो मीडिया प्रभारी का काम करते हैं। लोगों को जागरूक करना भी यहाँ प्रोग्राम होगा, आप पहुंचिए। तो उनका भी इस मंच से साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं जी घूमना बिल्कुल चाह रहा हूँ, वहाँ का प्रोग्राम सेटअप वो बना के रखते हैं कि आप आइए सर, और अपने इस कॉलेज में या यहाँ पर ये वार्ता रोड सेफ्टी रखेंगे। सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी हेलो। आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। पिक्चर जी स्टिल हो जी गया, कोई जी। बात नहीं है। तो इसके अलावा बहुत से अदृश्य नाम भी हैं जो मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उनको भी कोटि कोटि नमन, जो इस महत्वपूर्ण पुनीत कार्य में मेरा सहायता करते हैं। और स्पेशल उनका जिन्होंने मुझे रोड सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए चुना, मेरे डीओ ऑफिस प्लस जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, प्रेरणा सिंह और वीरेंद्र सिंह जी राठौर, जो सड़क सुरक्षा राजमार्ग मंत्रालय में जो भी भारी भरकम जुर्माने, जी क्यों सड़क पर जो ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं, बगैर हेलमेट 1000 रुपए, सीट बेल्ट 1000 रुपए, अगर लाइसेंस नहीं है 5000 रुपए, ड्रिंकिंग ड्राइव 10,000 रुपए। तो इसके पीछे भी रीजन ये था कि हम फोर्स से जी नहीं जी मार जी रहे हैं, जी। लेकिन अगर पैसे का अच्छा, अगर एक चार्ज लगता है। सवाल आया है। जी। तो ओम प्रकाश जी का एक सवाल आया है कि जो सड़क के ऊपर येलो पट्टी, पीले रंग की जो पट्टी बनाई जाती है, उसका क्या जी मतलब जी, है? येलो पेटी, वैसे जो येलो पेटी है वो भी अपने आप में एक ड्राइवर अंदर से डिवाइडर है। जो व्हाइट पट्टी है ना, उसमें ये संभावना है कि आप क्रॉस करके वापस आ सकते हैं, लेकिन येलो पट्टी है तो उसको तो किसी हालत में आपको क्रॉस नहीं करना है। ये उसका एक संदेश होता है। नहीं हेलो। नहीं, दोबारा बोलिए। हाँ दोबारा बोलिए येलो येलो पट्टी के येलो जो बारे में। पट्टी बनी होती है, कई जगह सिंगल होती है, कई जगह डबल पट्टी बनी होती है। वो एक तरह से डिवाइडर है। बस उसका रूल यही है, अच्छा वहां स्पेस में कुछ आपकी गुंजाइश है क्रॉस करने की, लेकिन येलो के अंदर आपको किसी भी अच्छा हालत में अच्छा उसको अच्छा। क्रॉस नहीं। जी सर। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो श्री राम कुमार पीटीआई साहब, आपने जी सर। बहुत अच्छा समय निकाला हमारे लिए, और विशेषकर हमारे जी सर। दर्शकों के लिए आपने
दिन में भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी हमें जुड़ने के लिए। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, आपके कई फोन भी बदले, आपने बहुत कुछ किया। लेकिन आखिरकार कार्यक्रम हमारा काफी देर तक चला और हमारे दर्शकों ने भी इसके अंदर बहुत ही महती भूमिका निभाई है। और जी मैं आशा करता हूं कि सबको आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगी। और मैं आपसे निवेदन करूंगा श्री राम कुमार जी कि कार्यक्रम जी खत्म सर। होने के बाद आप सारे कमेंट पढ़िएगा और यथा जी जी योग्य उनके उत्तर जरूर दीजिएगा। लाइक है तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, और रिप्लाई जी जी देना है तो रिप्लाई का बटन है, उसके अंदर आप रिप्लाई जरूर दीजिएगा अपने दर्शकों को। क्योंकि हम जी सर। दोनों ही जितने भी कमेंट आए हैं, बहुत लोग जी हमारे जी साथ जुड़े हैं, उनको हम अटेंड नहीं कर पाए और बीच में नहीं नाम पढ़ पाए, तो इसके लिए हम दोनों माफी चाहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जीवन रक्षक के रूप में आज का ये अंक आपके जीवन का महत्वपूर्ण अंक बन के रहेगा और आप न जाने कितनी जानों को बचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। और श्री राम कुमार जी पीटीआई, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा और बहुत बहुत मैं आपका भी बहुत धन्यवाद बहुत देना धन्यवाद चाहूंगा। सर, आपने इतना बड़ा मंच दिया मेरे को, इतनी अच्छी वार्ता करवाई। और कोई पुनीत कार्य अगर अपनी वार्ता से किसी एक की भी जान बचेगी तो अपने लिए ये प्रोग्राम सफल रहेगा। प्रेम जी मंडा और जो भी पतराम जी, जिन्होंने भी मेरे को, नितिन जी ने भी सहयोग किया इसको जुड़ने में, सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद। और आपको भी बहुत बड़ा प्रणाम, क्योंकि हम तो आपकी आवाज सुन के बड़े हुए हैं, बहुत तगड़े फैन रहे हैं, लेकिन दर्शन हमारे अभी आपके फेसबुक के जरिए हुए हैं। जी बहुत 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। और दर्शकों के लिए मैं एक बता दूं कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग मेरे फेसबुक वॉल पे भी रहेगी और फेसबुक पेज पे भी रहेगी, यूट्यूब पे भी रहेगी, कू ऐप के ऊपर भी रहेगी और ट्विटर के ऊपर भी रहेगी और जी व्हाट्सएप के ऊपर तो होती ही है, उसमें भी 2-3 बार मैं रिपीट कर देता हूं। तो इन पे आप जा करके इसको पुनः देख सकते हैं। और मैंने कल ही यूट्यूब चैनल बनाया है, उसको लाइक जी कीजिए, सब्सक्राइब जी कीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बहुत जी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद देना चाहेंगे। और आपका श्री राम कुमार जी पीटीआई का टेलीफोन नंबर हम इस क्लोजिंग के बाद इस वीडियो के साथ हम आपको शेयर कर देंगे, ताकि अगर किसी जी को श्री राम कुमार जी से कोई सवाल पूछना है, रह गया हो, या थोड़ा कोई नेटवर्क की वजह से कोई इनका कोई कॉलेज में, स्कूल में वार्ता करवानी है तो भी संपर्क कर सकता है। हम उनके लिए यथासंभव कार्य दिवस या विदाउट कार्य दिवस में हाजिर हो जाएंगे, हाँ, तो बच्चों को उसमें मोटिवेट ना करने। आपको टेलीफोन के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कई लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ सेमिनार कीजिए, तो उसका उत्तर तो आप अच्छा दे सकते हैं। तो जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, राम कुमार जी, और सभी दर्शकों का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।